अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह करे प्लीज़ दुआ करो आज स्पीकर हर जगह ना ठीक रहे। ये जो दरमियान में टिकता रहूँ, मुझे जब पता चल जाता है ना कि वहाँ से हुआ है, मैं फौरी जाके फिर वापस रिकॉर्ड करती हूँ। जहाँ से नहीं पता चलता वो तो चलो अलग बात है। इससे ठीक करवाना पड़ेगा, आज नहीं कल या मैं परसों सिटी जाऊँगी तो इंशाल्लाह मैं लास्ट में से ठीक करवा लूँगी। तब तक प्लीज़ अब जहाँ से टिकता है ना खुद रीड कीजिएगा, ओके। खैर, मैंने लाइव आना था, मुझे एक क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने, उसे समझाना भी था, लेकिन मैं नहीं आ सकी। पता नहीं मैं कब आ रही हूँ। एक तो मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो रही है। अभी अभी तो मैं उठी हूँ। 1:33 हो रहे हैं। हाँ, खैर कैसे हैं आप सब लोग। कमरे में आराम फरमाते वहीं नजीना को अकेले खला में कुछ खोजता देख मजीद साहब अपने कदम इनकी तरफ बढ़ाने से रोक ना पाए। क्या हो गया नजीना, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो। उन्होंने इसके उदास चेहरे पर नजरें जमाए। इनकी खामोशी की वजह जानना चाहिए। नायाब की याद आ रही है भैया, कितनी ईदें गुजर गई, मैंने अपने जिगर के टुकड़े को नहीं देखा। काश इसे मेरी तड़प का अंदाजा हो जाए और वो थोड़ी थोड़ी मेरे पास आ जाए, मगर वो तो मुझे देखने की भी रवादार नहीं, इसीलिए तो मेरे फ़ोन का जवाब भी नहीं देती। इनके लहजे में अपनी बेटी के लिए बहुत तड़प थी। हो भी क्यों ना, आखिर माँ जो थी। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अंदर। उन्होंने इन्हें सहारा देते चलने का इशारा किया तो न चाहते भी इन्हें इनके साथ चलना पड़ा। आप बेफिक्र हैं पप्पो, किसी किस्म की टेंशन मत लें वरना आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। मैं हूँ ना, मेरा ये वादा है कि आपकी बेटी इस बार आपके साथ ईद मनाएगी। आप बस खुश रहें इनके साथ। इनके पास आने पर दरमान कुरैशी वादा करने वाले लबो लहजे में कहता इन्हें मुस्कुराने पर मजबूर करके था। वहीं मजीद कुरैशी लब बीचते इस बात के तह तक पहुंच चुके थे, मगर वह इन्हें आँख के इशारे से कुछ भी कहने से रोकता। फुप्पो को लिए इनके कमरे की जानिब बढ़ा। तुम सच कह रही हो ना दरमान, उन्होंने एक बार फिर पूछना ज़रूरी समझा, जैसे वह इनकी एक पल की खुशी के लिए झूठे दिलासे तो नहीं दे रहा। हाँ फूफो, 100% सच। इन्हें बेड पर बिठाते हुए मुस्कुराते हुए बोला तो बदले में वो इसके सर पर हाथ फेरती पुरमसरत से होती दुआएं देने लगी थी। भैया अल्लाह पाक के वास्ते अब तो रुखसती कर लो, ताकि मुझे गरीब को भी 2 पल सुकून के नसीब हो, वरना अम्मी का बस चले तो सारा दिन घरों की तरह मुझसे काम करवाती रहे। आली ने नजर न आने वाले आंसू पोंछते ड्रामे अंदाज में कहकर इब्राहिम खान को अपनी तरफ मतवज्जा किया। क्यों चुड़ैल, मेरी बीवी तुम्हारी मुलाजमा होगी जो तुम इससे काम करवाओगी, इससे तो मैं बिस्तर से उठने भी ना दूंगा। देखना तुम। इब्राहिम ने प्लानिंग बताते आखिर में बाबा को देखते शौकी से दाएं आंख दबाई। वहीं आलिया मैडम का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा। वह गुस्से से खोलती तनफन करती इसके सर पर सवार थी। हाँ, मैं तो आपकी मुलाजमा हूँ जो आपकी शाही फरमान के मुताबिक आपका हुक्म बजा लाऊंगी। मेरा तो कोई है ही नहीं इस सालिम दुनिया में। अब मुझे पता चला कि आप लोग वाकई मुझे कचरे के ढेर से उठा कर लाए थे। इसके टुकड़े किसी खातर कम नहीं हो रहे थे। इसे छेड़ने पर वो अच्छा खासा लुत्फ अंदोज हो रहा था, जबकि बाबा नफ़ी में शरीर लाते
इसे खामोश होने का कह रहे थे, जो कि आज इसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हाँ, मुलाज़मा ही तो हो, तभी इस घर में रखा हुआ है। अब की बार वह इसे मज़ीद छेड़ने लगा, जिस पर वो अच्छी खासी चिढ़ भी गई थी। अल्लाह करे आपकी बीवी आपसे भी ज़्यादा ज़ालिम हो, आपको दिन में तारे दिखाए, आपसे घर का सारा काम करवाए, फिर जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। वो लेज़ ही साफ करती अपने दिल के भड़ास निकालती मज़े लेते हुए बोली। तो अब की बार इसने कुछ कहने के लिए लब खोले ही था जब अब्बा हज़ूर ने दोनों को चुप करवाते टीवी ऑन किया, जहाँ चाँद रमज़ान की सॉरी चाँद नज़र आने की इत्तला दी जा रही थी। उफ़! अब तो डबल काम मेरे मत्थे लग जाएगा, एक नई सिरे से इस परेशानी इससे परेशानी लाहिक हुई। मेरी बात पे बुरी बात बच्चे, ऐसा नहीं कहते। इस महीने के मुताबिक चंद एक मतलब चंद एक अहादीस में फरमाया गया है, ये महीना बहुत बाबरकत वाला है। तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ, जहाँ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा सॉरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया है कि माह रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है और माह शुबान मेरा महीना। शुबान गुनाहों से पाक करने वाला है और रमज़ान गुनाहों को ख़त्म करने वाला महीना है। एक और जगह हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की हर नेकी 10 गुना से 7 गुना 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है। अल्लाह फरमाता है, सवाई रोज़े के इसलिए कि वो मेरे लिए ख़ास है और मैं ही इसका बदला दूंगा। आदमी अपनी ख्वाहिश और खाना मेरे लिए छोड़ देता है। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मिलने के वक्त। और रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की बू से बेहतर है। ये हमने नाइन्थ यानी टेंथ या नाइन्थ, हाँ मतलब एक इधर ही पढ़ा था, इसलिए मुलाकात हमारे मुंह से निकला उस टाइम ही हमें याद था ना। सॉरी बाबा, मैं अब से ऐसा नहीं कहूँगी। आलिया ने शर्मिंदगी से कहकर खुले दिल से अपनी गलती तस्लीम की, तो बाबा मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ लगा गए थे। शुजा बेटा, सब्र किसकी करवानी है तुमने, माशाल्लाह से इतना वक्त गुजर चुका है, तब तो करवा ही लेनी चाहिए। इसी बहाने घर में कुछ दिन हल्ला गुल्ला ही था, तो आज आपने बेटी से कहते इसकी राय लेनी चाहिए। आप जानते तो हैं अपनी बहन को इनके इस रिश्ते से शुरू से ही कोई मसला है, और वो ये कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी बेटी इस महल को छोड़ कर यहाँ आए। बाकी आप बताएं, आप क्या चाहते हैं। मैं अपनी बात से कहकर उल्टा बाबा से पूछा, तुम अपनी पुप्पो को छोड़ो, अपनी बात को और ये फैसला करने वाले पहले ये बात अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लो कि तुम्हारी बहन का भी फैसला यानी साथ ही जुड़ा है, यानी तुम्हारी रुखसती के साथ उसकी भी रुखसती करने का रवादार हूँ, ताकि दोनों फर्जों से अच्छी तरह दस्तबरदार हो जाए। बाबा, आप भाई पर मेरी वजह से ज़बरदस्ती कोई फैसला मत करो, उनकी अपनी मर्जी है। और रही बात मेरी, तो मेरे नसीब में जो होगा मुझे वो सदके दिल से कबूल है। मुझे ये मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का घर खराब हो। चाय की ट्रे लिए सरबत अंदर आते हुए बोली, तो बाबा और भाई ने इसका रद्द-ए-अमल सुनते एक दूसरे को देखा, यानी वो आते ही सब कुछ सुन चुकी थी। तुम्हारी वजह से किसी का घर खराब नहीं होने वाला। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं बाख़ुशी तुम्हारी इस मीसिंग भाभी को यहाँ लाने के लिए तैयार हूँ। शुजा ने माहौल को हल्का-फुल्का करने की चाह में बात को मज़ाक का रंग किया, तो वो लफ़्ज़ मीस नहीं सुनती खफ़गी से मुँह फुलाए इसे देखने लगी। जो मज़े से चाय की चुस्कियाँ लेता इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुका था। खबरदार, जो आपने मेरी कज़न प्लस बहन को कुछ कहा तो। वो फुल लड़ने के मूड में आती गुस्से से बोली। बाबा इसकी बात पर मुस्कुराए, जबकि वो हक्का-बक्का होता इसे देख रहा था, जो अपनी कज़न की वजह से इसे लड़ने-मरने पर उतर आई थी। देख रहे हैं बाबा, वो आपकी चमची और इसकी मीसनी कज़न प्लस बहन अभी तक यहाँ आई नहीं, और ये साहिबा इसकी वजह से मुझसे 2-2 हाथ करने पर तुली हुई हैं। अभी भी वक्त है, सोच ले, ये ना हो आगे जाकर हम सबकी लड़ाइयाँ करवाती फिरे। शिजाई ने आगे की मनसूबाबंदी बताता पहले ही ने वार्न करा था, पर बाबा और वो इसकी बात से मुतफिक होने के बजाय उल्टा इसे ही घूरती नज़रों से देख रहे थे, जिस पर वो डरने की अदाकारी करता इनसे छुपने की नाकाम से कोशिश कर रहा था। उठ भी जाओ, अब कौन से गधे घोड़े बेच कर सोए हो कि नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही। रबीशा ने अब की बारी गुस्से से झुंझलाते हुए कई बार का दोहराया हुआ जुमला दोहराया, तो मुकाबले पर जैसे असर ही नहीं हुआ। वह भी चीटों की तरह लहाफ घोड़े मीठी नींद सो रहा था, यूं मानो सदियों से जैसे सोया ही ना हो। उल्लू की दुम है, पूरी इतनी आसानी से नहीं उठेगा। ये दांत पर दांत रगड़ते वो पास पड़ा पानी का पूरा जग अगले ही लम्हे इस पर ढेर चुकी थी, जिसकी नतीजे में बुरी तरह हड़बड़ाता हुआ उठ बैठा था। सैलाब आ गया, सैलाब आ गया। मुझे साथ याद आ गई। बचा लो, बचा लो। आंखें खोलने की जरा सी भी जहमत के बगैर वो हाथ पैर चलाए मसलसल बचाओ बचाओ की रट लगाए हुए था, जिस पर तपती हुई रबीशा इस हरकत पर बुझी तभी। ओह जहन, आंखें खोल के देखो, सैलाब तो नहीं आया। हाँ, मगर तुमने
दही लाने में और ज़रा सी भी देरी की तो बाजू के ताब से 100% से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। सैफी की तरफ कदरे छुटते हुए हल्के बल चलाई। सैफी ने खुखार नजरों से इस पिद्दी चुड़ैल को घुरा जिसकी मीठी नींद को खराब की ऊंचाई से ही डांट दी। लड़ने मरने पर उतर रही थी। दफा हो पिद्दी चुड़ैल, नहीं जा रहा मैं कहीं। जिसे बोले शौक से बोलो। सारी नींद की बैंड बजा रही अपने भीगे कपड़ों को झाड़ते हुए सख्ती से सुनाता दूसरे कपड़े पहनने के लिए कब्र में तलाशी लेने लगा। अबू जी सैफी नहीं जा रहा, वो यूं ही कब्र में कपड़े तलाशने में व्यस्त था जब इसे रवीशा की मन बनाने की आवाज़ आई। मैं आ रहा हूँ बाबा। इसे जवाब देने के साथ ही सड़क से पलटते मुड़कर अब्बा हुजूर को देखना चाहा पर वो होते तो दिखते ना। मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। रवीशा ने इसकी नकल उतार के जबरदस्ता कहकर लगाया। वहीं भी इसकी जन्नाती कहकर कुछ सुनता जलमुन कर रह गया था। तुम्हें तो सैफी का सप्ताह तेवर लिए गुस्से से इसकी जानिब बढ़ा मगर भी चिढ़ाती सलमानी टोपी पहनती। वहाँ से 9 दो 11 हुई। भाभी आपके हाथ से बने हुए इन चपली कबाबों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। खबरदार जो किसी ने इन पर गंदी नज़र डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सैफी ने दीदेपन की तमाम हदें पार करता ललचाई नजरों से चपली कबाब को देखता ट्रे को अपनी तरफ खिसका गया। अब तुम्हारी अपनी गंदी नजर इन पर लग ही गई है तो किसी और की क्या मजाल जो अपनी नजर इन पर रख पाए। पराठे से भरपूर इंसाफ करती हुए लकमा लगाने से बाज नहीं थी। तुम तो चुप ही रहो। सैफिल ने तीखी नजरों से इसे घूरते हुए कहा। कुछ देर पहले की हुई कार्रवाई इसे अब तक भूली नहीं थी बल्कि किसी फिल्म की तरह इसके हवासों पर बुरी तरह से छाई हुई थी। चुप करके सहरी करो, हर वक्त लड़ते रहते हो। रमजानुल मुबारक का महीना है, कुछ तो कल को हाथ लगाओ। मजीद कुरैशी ने दोनों को घरका तो एक दूसरे को देखते पूरे मुंह बनाने लगे जैसे कड़वा बादाम दांत के नीचे आ गया हो। सहरी से लुत्फानंदोज होकर मर्द हजरात फजर की नमाज के लिए मस्जिद के जब आप नींद से डायरेक्ट उठकर कोडिंग करने लगो आपकी आवाज़ ऐसी होती है जैसी मेरी, खराब और बुरी। ओके। जबकि ख़वातीन भी नमाज का अदा किए अपने अपने कमरे में जा चुकी थी। पीछे वो इन तोता मैना की जोड़ी पर एक तरफ भेजती बर्तन उठाए खुद ही किचन की जानिब चलती थी। ओह बस कर यार, जहाँ मौका मिलता है वहीं चोंच लड़ाने बैठ जाते हो। कुछ तो रोज़ का ख्याल करो। सैफिलिन के रोमांस में खलल डालता मिन्नत समाजत पर उतर आया था। समातों में खुलती इसकी आवाज़ पर वो दोनों हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से नजरें फेर गया। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। उन बेचारे को बड़ों की फिक्र लायक हुई। ये जो सारे टब्बर के सामने दीदे फाड़ फाड़ कर मेरी बहन को ताड़े थे, इस वक्त ये बात याद ना आई तुझे? कफलिंग्स खोलकर वो दोनों हाथ कमर पर टिका था। लड़ाका और तो कितना बोला था। कुछ तो शर्म करो सैफी, अपने जीजा से कोई ऐसी बात करते हैं? भला अनायत मैडम शोहर नामदार या नामुराद, जस्ट सेकंड दाल आएगा नामदार, शोहर नामदार की तरफदारी पर खफकी से बोली। साथ ही चेहरा भी तन गया। जीजा है तो जीजा बनकर रहे, मेरा अब्बा बनने की कभी जरूरत नहीं है। वो भी खड़ी खड़ी सुनाता सर पर टोपी चढ़ाया इसे जबरदस्ती अपने बाजू के साथ में लिए बाइक की जाने बढ़ा। और मैडम अब बर्तन धोने आओ वरना अम्मा हजूर हमें धो डालेंगी। पर चिखाने से इसे रबीशा किचन जलाती हुई आवाज़ सुनाई दी जिस पर वह हंसते हुए इसकी तकलीफ में आती बर्तन धोने लगी। शाम का शाम का कह कर रही थी, सॉरी कह उन्होंने हे नहीं दरम्यान में डाली तो इस वजह से शाम का कह कर आई थी और दोपहर में ही जा रही हो। कम से कम 1-2 घंटे बाद चली जाना, थोड़ी देर तो रुक जाओ। इसने नायाब की जल्दी में जाने पर माथा पीटा। सर में दर्द हो रहा है तो आराम करूंगी। नायाब वजाहत देती अलविदा ही कलमात अदा करके पैदल ही चलने लगे। ड्राइवर का फ़ोन किया तो पता चला कि वो आज गाड़ी को वर्कशॉप लेकर गया हुआ है। बाबा ऑफिस में थे तो इन्हें डिस्टर्ब करना इसे अच्छा न लगा। चंद कदम लेते ही गाड़ी के पहिए इसके कदमों में चिड़चिड़ाए। बोध हलकर पीछे हटी। मुकाबल शख्स चेहरे पर मास्क चढ़ा इसकी कलाई को अपने शिकंजे में लिए इसे गाड़ी में बिठाने लगा। चीखने चलाने की सारी हदें इसकी कहीं मफलूज होकर रह गई थी। मान इस नकाब पोंछ ने क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल इसके चेहरे पर रखा तो अगली पल में मजामत करती लहराती हुई इसके हिसार में गिरी। इसके बाद गाड़ी बरक रफ्तारी से चलती अपनी मंजिल की जानिब गामज़ान हुई थी। कुछ देर की तवक्कुफ के बाद इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। आवाज़ बहाल हुए तो ठिठक कर रुकी। सामने ही वो शख्स सोफे पर नीम दराज से गहरी और बेबाक निगाहों से घूरने में मगन था। ये कौन सा लिबास पहना तुमने? कुछ ड्रेसिंग सेंस ही सीख लो, हमारी हवेली में ऐसे कपड़े नहीं पहनते। फूफो तुम्हें यूं देखेंगी तो गुस्सा हो जाएंगी। इसकी बात पर नायाब ने ज़हर अलून नज़रों से इसे देखा जो अपनी फुप्पो नामा शुरू करना इसे फैशन सेंस की क्लासें दे रहा था।
तुम्हारी फूफा और तुम्हारी सो कॉल्ड हवेली से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा अपना ये भाषण नामा बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो। नायाब गले से स्कार्फ उतार के शानों पर फैलाती, रौब से कहती चलाने लगी, हुक्म चलाने लगी। दरमान कुरैशी की याकूती लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। छोड़ने के लिए इतनी मेहनत थोड़ी की थी, बेवकूफ़ लड़की। भूल जाओ अपने इस नामनेहाद बाप को, क्योंकि अब से तुम मेरे साथ हवेली चलोगी, फूफो के पास, और हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहोगी। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके अपने इस ज़हन में बिठा लो, ताकि दोबारा मुश्किलात का सामना ना हो। ये तुम्हारी भूल होगी मिस्टर, कि मैं तुम्हारे साथ इस औरत के पास जाऊँगी। मुझे नफ़रत है इस औरत से, इसकी मैं शक्ल देखने की भी रवादार नहीं हूँ। और कुछ जाके इसके साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारना। इस तसल्ली लहजे में जो बावर करवाती वो मुकाबले की जाए पर नागवारी समेट के, ज़रा से भी शर्म बची है तो अपनी माँ के लिए ऐसे अल्फाज बोलने से पहले डूब मरो। इस घटिया शख्स की पढ़ाई की पट्टी तुम्हारे जहन में इस कदर महफूज है कि तुम चाहकर भी इन्हें भुला नहीं पाओगी। सड़ो यहीं पर और दर दीवार से अपना सर टकराती रहो, क्योंकि तुम यहाँ से अब इस सूरत ही निकलोगी जब मैं चाहूँगा। अंगशत उंगली शहादत चाहिए थी इसके सामने किए, वो इतनी शिद्दत से धड़क नहीं, आपको अपना कान सनसनाता हुआ महसूस हुआ। वो बेबसी से चेहरा घुटनों में दिए हिचकियों से रोती थी। आगे मेरी याद जनाबा को, आई थिंक जनाब को, आलिया सरवत से तंजिया मिलती, तंजिया मुस्कुराहट लोगों पर सजाए तंजन गोया हुई। तो सरबत इसके गंदे पर एक ज़बरदस्ती थप्पड़ सीध करती, इसे बुलबुलाने पर मजबूर करके। सही कहते हैं भाई कि तुम एक नंबर की मीस नहीं हो। मैं ऐवें ही तुम्हारे लिए इनसे लड़ती थी। बेचारे भाई मुझे कहते भी थे कि पहचान लो इसे। मैं फिर भी जानते बूझते तुम्हारी फेवर में बात करती थी। शजा के तजक्कर पर आलिया का मुंह बना। वो टेलीनार का खंबा समझता क्या है खुद को? आया बड़ा प्रिंस चार्मिंग, जो मेरे बारे में ऐसी फजूल सी बातें सोचता रहता है। आने दो जरा मेरे सामने, इसे गंजा कर दूंगी मैं आज। आलिया अपने खतरनाक इरादों से इसका सांस खुश्क कर गई थी। ये क्या बकवास कर रही हो? माना कि भाई और तुम्हारी नहीं बनती, मगर इस बात का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे प्यारे भाई की को अजीबो गरीब लकबात से नवाजो। इसे भी गुस्सा आ गया था आलिया के बेटों की बात पर। अच्छा दफ़ा, मेरा मतलब है छोड़ो इनको, हम अपनी बातें करते हैं। बात करते-करते आलिया की ज़ुबान अब की बार अपने जौहर दिखाती कि शरबत की एक खूड़ी पर इंसान बनती, जल्दी से जुमला दुरुस्त करके। बीबी जी आप दोनों को नीचे साहब जी बुला रहे हैं। दरवाज़े पर दस्तक देखती हुई लाजवानी ने पैगाम सुना तो दोनों एक-दूसरे को देखती उठ खड़ी हुई थी। यहाँ बैठ जाओ दोनों। वक़ार साहब ने सोफ़े की तरफ इशारा किया तो दोनों चुपचाप वहाँ टिक गई। मगर इनकी अगली बात पर दोनों को बुरी तरह पतंगे लगी। इस जुम्मे को हमने तुम दोनों की रुखसती तय कर दी है। अगर किसी को कोई मसला है तो अभी बता दो। फिर आगे जाकर हम इन रिश्तों में कोई बदमज़गी नहीं चाहते। इनकी खरी और साफ बात पर दोनों नर्वस सी होती उँगलियाँ में डोलने लगी। बोलो बेटा, जवाब दो। वो इनके मुँह से सच सुनना चाहते थे, जब ये ज़ोर दिए पूछने लगे, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे। दोनों ने यकज़बान कहते इन्हें अपने फ़ैसले से आगाह किया। वकास और वक़ार साहब के चेहरों पर मुस्कुराहट खिली। वहीं मिसेस वक़ार शौहर के इस फ़ैसले पर नाला दिखाई थी। सभी एक-दूसरे को मुबारकबाद देते, मुँह मीठा कर रहे थे, जब मिसेस वक़ास एक झटके से उठती अपने कमरे की जानिब बढ़ी। पीछे सरबत इनके यूँ चले जाने पर तशवीश से आली को देखने लगी थी। कुछ नहीं होता, तुम पुरसुकून रहो, बाबा सब हैंडल कर लेंगे। वो इसके हाथ को अपने हाथों में लिए टेंशन फ्री होकर बोली तो सरबत भी हल्का-सा मुस्कुरा थी। गाँव के वसत में चमचमाती हुई इस हवेली में ख़ानदानी कुरैशी ख़ानदान अपने बाऊ-जदाद से यहाँ ज़िंदगी गुज़र-बसर कर रहे थे, जिसमें मजीद कुरैशी का नाम सबसे अव्वल था और इससे छोटा शकील कुरैशी था। वह इनकी एक ही बहन है नज़ीना कुरैशी, जिनकी शादी भाइयों ने सलाह के अपने रिश्तेदारों में की थी, जिनसे इनको अल्लाह ताला ने दो रहमतें अता की। लेकिन शौहर के मुसलसल लड़ाई झगड़े से तंग आकर भाइयों ने इनकी अलहदगी करवा दी। नज़ीना के शौहर ने दोनों बच्चों को अपने पास रखने के लिए बहुत हाथ पैर सॉरी मारे, मगर लेकिन अदालत के नोटिस पर मजबूरन इन्हें छोटी बेटी को नज़ीना के हवाले करना पड़ा। बड़ी बेटी का नाम नायाब, जबकि छोटी का नाम रबीशा है। मजीद कुरैशी के दो बेटे और एक बेटी हैं, जिसमें जिसमें बड़े बेटे का नाम दरमान, इससे छोटी अनायत और आखिर में सैफिल, जो अपनी शरारतों से सभी के नाक पर दम किए रखता है। जबकि इनके बरक्स शकील कुरैशी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अनाइल और इससे छोटा ऊन, जो सैफिल ही की तरह हंसमुख और शरीर है। बड़े बुजुर्गों की राय से ऊन और अनायत का निकाह इनके बचपन में ही तय पा गया था। अनाइल की एक ही बेटी है, जिसका नाम आनिया रखा गया, जो तकरीबन 1 साल की है और अपनी तोतली ज़ुबान में बात करती सभी की चारों ओर मुस्कुराहट बिखेर देती है, जबकि चलना इसने भी शुरू किया था। इसे यहाँ कैद हुआ आज दूसरा दिन था। वह ज़ालिम शख्स एक मेड के ज़रिए चंदे कपड़े और तीनों टाइम का खाना इसके कमरे में भेज रहा था, मगर वो ढीठ-बनी खाने को हाथ ना लगाती और ना ही इन कपड़ों को कभी पहनने की रवादार थी। डैड मॉम मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं कैसे इनसे रब्ता करूँ? ये शख्स तो कभी मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब होती सोच विचार करने में मसरूफ़ थी। जब ही हल्की सी दस्तक के साथ दरवाज़ा खुला और वो शाश बशाश सा अंदर आया।
अपनी ये अकड़ छोड़ दो, कब तक यूँ भूखा रहने का इरादा है? स्काई ब्लू कलर की शर्ट और साथ में जीन्स पहने वो दिलकश चेहरे से इसे इस वक़्त बदसूरत लगा। मुझे निकालो यहाँ से वरना तुम्हारा हशर बिगाड़ दूँगी। मुझे कम मत समझना। इसकी बेबाक निगाहें खुद पर पड़ती देख वो हिम्मत जमा करती निडरपन से बोली थी, एक सूरत में तुम्हें यहाँ से निकालूँगा अगर तुम मुझसे निकाह की हामी भर लो। तो इसकी गैर मुतवक्का बात पर नायाब झटका खाती तंज़िया खिलखिलाई। निखार तुमसे माय फुट। इसका लहज़ा इस्तज़ाया था। दरमियान सुबकी महसूस करता कदम-ब-कदम चलता इसके नज़दीक हुआ जिस पर वो गुरेज़ बरतती कदम पीछे की तरफ लेती राह फ़रार ढूँढने लगी मगर वो चेहरा सपाट चेहरा लिए इसके दाएँ-बाएँ हाथ रख के इसकी जानिब झुका। जब आप कुछ अच्छा पढ़ें और अचानक आपको कुछ याद आ जाए। सीधे तरीके से हामी भर लो वरना वो और भी बहुत से तरीके हैं जो यकीनन तुम्हें पसंद नहीं आएँगे। इसके गले से स्कार्फ़ उतार कर दूर उछालता अंगुली से इसकी उभरती नसों पर फेरते गंभीरतन भरी सरगोशी में कहता मुकाबिल का शांत साकिन कर गया। झूठ बोल रहे हो ना? नायाब ने कहते गैर मुतवक्का सोच कर छुड़ाना चाहा। मेरा और तुम्हारा मज़ाक का रिश्ता है जो मैं तुमसे करूँगा। यूँ ही इस पर झुके वो बहके लहजे में बावर करा था इसके बेदाग शफ़ाफ़ गाल पर झुकने लगा जब वो करंट खाती तेज़ी से इसके हिसार से निकलती दरवाज़े की जानिब भागी। तुम्हें ये घटिया हरकत करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आएगी? वैसे तो बड़ा फुफ्फो-फुफ्फो करते हो, जब ये बात इन्हें पता चलेगी तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगी। नायाब आवाज़ बहाल करती नाक के नथने बुलाए गुस्से से चिल्लाई। जहाँ तक रही बात पप्पो की तो इन्हें इस बारे में कौन बताएगा? तुम जिसे मैं यहाँ से कभी जाने नहीं दूँगा और हाँ, मैं भला क्यों खुद के पैर पर कुल्हाड़ी चलाऊँगा? दरमियान चुटकी में सारा मामला इसके गोश-गुज़ार करता इसे दहलने पर मजबूर कर गया था। मैं मर जाऊँगी मगर तुम्हारे ये नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होने दूँगी, समझे तुम? वो भागने के लिए परतोलती मछली लेकिन वो इस चट्टान-नुमा जिसामत के आगे चूँटी के मुतरादिफ थी। तभी तो सिर्फ़ फड़फड़ाने में ही आफ़ियत जानी। कल सुबह निकाह है हमारा, अपने ज़हन में ये बात हिफ़्ज़ कर लो वरना जो काम आज अधूरा रह गया है, इसे कल इसे कल करने में ज़रा देर नहीं लगाऊँगा। स्कार्फ़ को दोबारा इसके गले की ज़ीनत बनाते हुए इसने बावर करवाया। पीछे इसकी उँगलियों के लमस से इसके जिस्म एक फिरीरी सी दौड़ी थी। नायाब ठकार कर वापस बेड पर बैठती। ओके, कल मैंने मुद्दत नाम गलत पढ़ा था। मैं पेश दे के पढ़ी थी मुद्दत और मिद्दत है मिद्दत से रहेगा। वापस घुटनों में सर्दी एक बार फिर से रोने का शुगर फरमाने लगी थी। तुम तो बड़े दावे कर रहे थे कि नहीं आपको चुटकियों में ढूँढ लोगे, लेकिन क्या हुआ? तुम नाकाम ठहरे, जल्द से जल्द ढूँढो इसे वरना मैं इस नौकरी से निकाल बाहर करूँगा। वो सूटेड-बूटी शख्स नौकर को वार्निंग देता काफ़ी गज़बो गुस्से में दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं होगा सर, प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा और टाइम दे दें, मैं मैडम को जल्दी ढूँढ लूँगा। मुलाज़िम अपने मालिक के गुस्से से वाकिफ़ था तभी जल्दी से बोलता मालिक का इशारा मिलते ही बाहर की जानिब भागा। इतना टेंस क्यों हो रहे हो हनी? तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, मिल जाएगी, वो परेशान मत हो। साड़ी को सँभालती एक बोल्ड सी औरत इसके कंधे पर हाथ रख के इसे कूल डाउन करने लगी। मैं पुरसुकून नहीं रह सकता जब तक नायाब घर नहीं आ जाती। मेरी 23 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तुम नहीं समझोगी शुरू से लेकर अब तक मैंने कैसे इसकी नज़र में अपनी एक वैल्यू बनाई है। यकीन करो सारा खेल एक ही झटके में चौपट हो जाएगा। इस शख्स को संगीनी सूरत-ए-हाल का है सामना करना पड़ रहा था। ओह कम ऑन यार, तुमने जो बातें इसके कान में भरी हैं, यकीन जानो वह अहमक लड़की कभी मरकर भी इन हवेली वालों पर यकीन नहीं करेगी। लिहाज़ा खुद को आत्महुआ मत करो लिहाज़ा खुद को आत्महुआ मत करो। चलो पार्टी में चलते हैं। थोड़ा खुद को रिलैक्स करो। अपनी बीवी की बातों पर इसके शख्स के दिमाग में धमाका हुआ। ज़्यादा न सही लेकिन काफ़ी हद तक इसकी परेशानी ज़ाहिल हो गई थी। मैं नहीं जा रहा, तुम अकेली ही चली जाओ। इसने दुखते सर को दबाते हुए इनकार किया तो वो औरत मुँह के तावे बिगाड़े बाहर की जानिब चलती। अन्नू तुम ये प्यास मत काटो, तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनायत को पकौड़ों के लिए हमेशा तैयार करते देख उन्होंने हाँक लगाई। जहाँ अनायत अपने मिजाजी खुदा की इतनी घेर पर शर्मिला समझ गए। ऐसी घेर तो सिर्फ नावल में मिलती है और कहीं पे नहीं मिलती है। आप लोग इतने ख्वाब ना सजाए। वहीं रबीशा ने हंसी दबाई जबकि सैफ मुंह के दावे बिगाड़ता इन लाला मजनू की तरफ मुतवज्जा हुआ। 19वीं सदी के सस्ते तरीन हीरो लग रहे हो। ये सस्ता डायलॉग छाड़ते हुए सैफी ने कहते गंदा सा मुंह बनाया था। सस्ता हो या महंगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना पता हो कि प्यार और मोहब्बत खालिस होना चाहिए, किसी भी मिलावट से पाक। उन्होंने एक और डायलॉग मारा जिस पर मुकाबले का दिल के 21 तोपों की सलामी पेश करे। और भाई तुझे कुछ कभी खालिस दही नहीं मिली, प्यार क्या ख़्वाब मिलेगा? एक बार फिर से सैफी की ज़ुबान में हुजड़ी और शैतानों के जैसे फलक शिकाफ कहका लगाता इन तीनों को इस वक्त सख्त जहर लग रहा था। असादे की तरह हर वक्त हंसते रहते हो तुम। जब तुम जैसा साला हो तो और दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसने भी टाकरा लगाते सारा हिसाब बेबाक किया था। न जाने कौन सा बहर है तुम्हें, जब देखो मेरे मासूम से शोर को बुरा भला सुनाते रहते हो। अनायत बीबी भी बोलकर मैदान में उतरी थी। वो भला अपने मिजाजी खुदा अपने शोहर की बेइज्जती कैसे होने देती? सॉरी, इसे कहाँ सुकून मिलेगा किसी को खुश देखकर। इस बेव की बार खामोश बैठी। रबीशा ने अपनी चुप तोड़ते इसने इसने भी बहती गंगा में हाथ धोने चाहे थे। चुप करके इफ्तारी की
तैयारी करो, जब देखो छोटे बच्चों की तरह टर-टर करते रहते हो। अम्मी हसूर ने किचन में दाखिल होते ही इन्हें पूरी तरह गरका था, जिस पर वो सभी अपना सा मुँह लिए एक-दूसरे को घूर के रह गए थे। और चुड़ैल उठ जा के सारा दिन सोते हुए गुज़ारे की पता भी है कि भाई घोड़ी चढ़ने जा रहा है, मगर मजाल है जो तुझे ज़रा-सा भी फ़र्क पड़ता हो। मैं तो एवें ही खुश हो रहा था कि सुबह होती मैडम साहिबा खुशी से चलती फिरेंगी, मगर नहीं, यहाँ तो मामला ही उल्टा है, गधे घोड़े बेचकर सोया जा रहा है। शुजाई से मज़े से सोता देख तिल की भड़ास निकालने के लिए बुलंद आवाज़ में सुनाता इसके सर पर सवार हुआ। उठ गई हूँ उठ गई हूँ माई बाप, लिहाज़ा अपनी ये तकरीरें बंद कर दें, और मैं बंदरिया थोड़ी हूँ जो उछलती फिरूँ, लड़की हूँ तो लड़कियों की तरह ही बैठूँगी ना। हद है वैसे। सरबत ने नाक मुँह सिकोड़ते झुंझलाकर कहा, वैसे लड़कियों वाली तो कोई आदत नहीं है तुम में, फिर खुद को लड़की किस लिहाज से समझती हो? थोड़ी पर उंगली रखते हुए सोचने की अदाकारी करते से गुस्से से दो चार कर गया था। आप सच में अपनी सोचा मोहतरमा और फमीसने के काबिल हैं, जो आपको दिन में तारे दिखाएगी, तब जाकर आपकी अकल ठिकाने आएगी। वो वाशरूम में जाते हुए पीछे से इसे जताने से बाज नहीं आई थी। मेरा तो अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मुकद्दर बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाया, तभी वॉशरूम से इसे सरबत का फ़लक कहका सुनाई दिया, जिस पर बेचारा शुजा शर्मसार होता अपनी तेज़ी पर लानत और मलामत किए वहाँ से भागा था। दोनों भाइयों ने भामी रज़ामंदी से मैरिज हॉल से रुखसती करने का फ़ैसला किया था, तो दोनों दुल्हनों को तैयार करने वाली पार्लर वाली आई हुई थी, जिससे सबसे पहले आलिया का मेकअप किया जा रहा था, मगर वो मेकअप में कीड़े निकालती मेकअप वाली को स्टिच किए हुए थी। "ये इतना सारा फाउंडेशन क्यों लगाया है? फ़ौरन से हल्का करो। ये स्मोकी आइज़ में मुझे बिल्कुल भूतनी बना रखा है, कोई और शेड लगाओ, और ये रेड लिपस्टिक तो बिल्कुल भी मत लगाना, कोई और ढूँढो अच्छा-सा लाइट पिंक, ये कभी ये कुछ और। बस बहुत हुआ मैम, मैं नहीं कर रही इनका मेकअप। अगर इतने ही इश्यूज़ हैं मेरे मेकअप से तो आप खुद कर लें, मैं चली। आलिया के सौ एतराज़ात पर मेकअप आर्टिस्ट गुस्से से भड़की थी। वो बेचारी कब से अपने अंदर उठते बाल को बामुश्किल काबू में किए इसके फ़िज़ूल की बक-बक सुने जा रही थी। आखिरकार सब्र का पैमाना लबरेज़ होने पर चिल्लाई। अरे, अरे! आप कहीं मत जाएँ, ये अब कुछ नहीं बोलेगी। अब इसकी बक-बक पर ध्यान ना दें, ये तो ऐसे फ़िज़ूल बोलती रहती है, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। मेकअप आर्टिस्ट के बाहर जाने पर सरबत तेज़ी से इस बात को सँभालती से एक्सक्यूज़ करने लगी थी, साथ ही आलिया का मुँह बंद रखने की ख़ासी ताकीद भी की, जो गुस्से से इससे ही घूर रही थी। अल्लाह अल्लाह करके इन दोनों का हार श्रृंगार हुआ, फिर इन दोनों को स्टेज पर ले जाया गया। फ़ोटोग्राफ़र ने इनकी चंद एक तस्वीर ली सॉरी, जबकि मिसेस वक़ार मुकम्मल तौर पर इनसे लातल्की किए अलग-थलग जाकर बैठी हुई थी। वक़ार साहब ने भी इनको इनके हाल पर छोड़ दिया था। अफ़्तारी का टाइम हुआ तो आलिया को शदीद भूख ने सताना शुरू कर दिया। हालाँकि इसने हल्की-फुल्की ग़िज़ा से रोज़ा खोल लिया था, लेकिन बिरयानी को देखते बाकायदा तौर पर इसके मुँह से पानी बहना शुरू हो गया था। "बस करो, बस कर बस कर जाने दीदी श्री, घर जाकर कुछ खा लेना।" सरबत ने माथा पीटते ही इसे टोका। रुखसती का टाइम होने वाला था, लेकिन जनाबा को पहले ही अपनी शादी की बिरयानी खानी थी। "क्यों बहन, मैं तो बिरयानी खा कर जाऊँगी, इसके लिए चाहे रुखसती डिले भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बिरयानी नहीं छूटनी चाहिए।" इसकी मुंतक पर जहाँ स्टेज पर रहते इब्राहिम का कहका छोटा, वहीं सरबत ने आँखें दिखाईं, जबकि शुजा बेचारे की तो आँखें बाहर निकलने की दर पर थीं। इसकी जो मोहतरमा को बिरयानी की फ़िक्र थी, मगर रुखसती की नहीं। वो चाहे 100 साल बाद भी हो तब भी चलेगा। हाँ, ये मुझे किस मुसीबत में फँसा रहे हो भाई? कुछ तो मुझे गरीब पर रहम करो। खाओ। शुजा हौले से इब्राहिम के कान में फुसफुसाया, साथ ही नए सिरे से इसे एक परेशानी लायक हुई थी। खबरदार साले साहब, जो आपने मेरी मासूम सी बहन को मुसीबत कहा तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इब्राहिम इसकी पतली हुई हालत का भरपूर मज़ा लेता संजीदगी से कहने लगा, मगर आँखों में छाई शरारत को भगोड़ देखते शुजा ने इसकी कमर में एक ज़बरदस्त धमोका चढ़ा। आय आ ज़ालिम बहन का ज़ालिम भाई! इब्राहिम ने कमर को मसलते कहा। रुखसती का वक़्त आया तो सभी की आँखें बेसाख्ता भीगने लगी थी। भीगने लगी होती भी क्यों ना, आखिर जुदाई का वक़्त जो था, दोनों कुरान पाक के साये तले रुखसत होते अपने-अपने घर को अलविदा कहते एक नए सिरे से एक नई ज़िंदगी गुज़ारने चली थी। शुजा की माँ 1 साल कबल वफ़ात पा चुकी थी, जब भी शुजा की कज़िन्स ने आलिया को उसके कमरे में बिठाया हुआ था, जबकि शुजा वक़ार साहब के साथ इनके कमरे में था। उन्होंने चंद एक बातें इसके पल्ले बाँधते इसे कमरे में जाने का कहा, जब वहाँ पहुँचा तो सभी जमघटा बनाए इसकी राह देख रहे थे। वहाँ पहले नेक दें फिर जाने देंगे। इन सभी ने इसके सामने हाथ फैलाते रास्ता ब्लॉक किया। मेरी बहन कह रही ईद की सबसे बड़ी खुशी तो यही होती है, पैसे ज़्यादा मिलने होते हैं। रोज़ के मामूल। बाबा कहते हैं नहीं, ईद की तो कोई खुशी नहीं हो रही। नहीं, मुझे नहीं होती। मैं कहा बाबा, आपको पैसे देने जो होते हैं तभी नहीं होती आपको। ज़्यादा पैसे देंगे सबको, इसलिए। ऐसे ही शादी में सबसे ज़्यादा खुशी ना या आस-पड़ोस के लोगों को होती है। आस-पड़ोस नहीं कह सकते, सॉरी, सालियों को होती है। पैसे मिलने होते हैं।
पहले नेक दें फिर जाने देंगे। इन सभी ने इसके सामने हाथ फैलाते रास्ता ब्लॉक किया, मगर वो इत्मीनान से खड़ा दोनों बाजू को सीने पर बांधे बड़ी ही फुर्सत से इन लोगों का मायना कर रहा था। माना कि आज जुम्मे की रात है, पर भूखी बहनों, मैंने ये तो नहीं कहा कि था कि आज ही की रात चंदा दूंगा। इसने लब दबाए शरीर लहजा अपनाया। मैं ही चंदे की बात पर लड़कों का मुंह बुरी तरह पीटा था। बड़े ही कंजूस हैं आप तो, चलो भाई चले यहाँ से। इन लड़कियों ने गुस्से से कहते वहां से जाना चाहा, मगर शुजा की पुकार पर वापस मुड़ते चंद नोटों को पकड़ते बाखुशी वहां से रफू चक्कर हुई थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते वो अंदर दाखिल हुआ था। आलिया मैडम पूरे बेड पर लेटी अ, नेवी और मस्टर्ड कलर का फ्रॉक फैलाए, लाइट नेवी सॉरी, और मस्टर्ड कलर का फ्रॉक फैलाए बैकग्राउंड से टेक लगाए मज़े से लेस खाने में मसरूफ थी। जब इससे शुजा के आने का पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा था कि रुखसती के बाद ये मिस्री सुधर जाएगी, मगर नहीं, यहाँ तो पूरे का पूरा वही बिगड़ा हुआ है। ए अल्लाह पाक इसे झेलने के लिए मुझे तौफीक दे, आमीन। वजद की तरफ देखकर दुआ मांगता आकर मैं गला खंगारने लगा, जिस पर मैडम की महियत टूटी। आप माजरत, मैंने देखा नहीं। आप प्लीज़ दोबारा से दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आ सकते हैं? हाँ? अच्छा, वापस जाए फिर आए। आ तो गया है, बस बात खत्म। मैंने चेहरे पर घूंघट डालना है, पता है, मैंने टीवी ड्रामा और नॉवेल्स में पढ़ा था ये एक रस्म होती है, और मैं अपनी शादी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ। जाइए ना। इसे अभी भी वहीं जमे देखकर आलिया ने इसरार किया तो मुठ्ठियां भींचते शुजा ने बामुश्किल गुस्सा जब्त किया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बल्कि आलिया, अगर अब आपकी इजाज़त हो तो। दांत पर दांत रगड़ते इसने बाकायदा लफ्ज़ों को जो पीस कर कहते साथ ही हल्की सी दस्तक भी दी, तो घूंघट के अंदर से हाँ में सर हिलाते मुस्कुराए। ओफो, अब आगे भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? इतना भी नहीं पता कि इसके बाद घूंघट उठाते हैं दुपट्टे के आले से इसने ज़रा-सा चेहरा बाहर निकालते झुंझला कर कहा, वो जो वेस्टकोट उतार कर सोफ़े पर रख कर आता, एक बार फिर इसकी तरफ मुतवज्जा होता होने लगा। इसके चोंचले मेरे दिमाग की दही करके छोड़ेंगे। वो ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट तारी किए मन ही मन बड़बड़ाया था। घूंघट उठाते एक पल के लिए शुजा इसके मासूम से चेहरे में खोसा गया, जो हमेशा सादा-सी रहती थी। रहती गई थी, आज दुल्हन के बनाओ हार श्रृंगार में क्या मैं ढा रही थी। मुझे देखकर यूँ बुत क्यों बन गए हैं? मेरी मुँह दिखाई दे। शुजा की मुसलसल खुद पर नज़रें महसूस करती इसके बाजू हिलाने से इसे होश दिलाने लगी, वो जो इसमें खोया था इसके हिलाने पर बुरी तरह गड़बड़ाया। हाँ, हाँ, ये लो। मुँह दिखाई। स्पेशल वर्क में ज़िबेतन के वो पुरवकार और काफ़ी जाज़्बे नज़र लग रहा था। इसने जेब से सोने की चमचमाती हुई अंगूठी इसके हवाले की, अपनी जगह से उठने लगा, जबकि मलके आलिया वापस इसका बाजू पकड़ती बैठने पर मजबूर करती। उफ़! मेरी आधी बची-कुची साँसें भी छीन लेगी ये मिश्री। चेहरे पर हाथ फेरते हुए हल्का-सा मनमनाया था अपनी ये बड़बड़ बंद करें और ये अंगूठी पहनाएँ। इतना भी नहीं आता कि कम से कम पहना ही दें। माना कि आप नॉवेल्स नहीं पढ़ते, लेकिन टीवी ड्रामों में तो देखते होंगे ना। मुँह बसोड़ते ज़बरदस्ती अंगूठी इसके हाथ पर रखे हुए एक नया ऑर्डर देने लगी, तो मट्टे क्या ना करते कि मुस्ताक वो मजबूरन इसका दूधिया गोरा हाथ अपने हाथ में लिए अंगूठी पहनाने लगा। अब बस उठिए, होगी सब्र इसमें। आलिया अंगूठी को सताइश भरी नज़रों से देखते इसे उठने का कहने लगी, मगर न जाने मुकाबले को क्या सूझी, वो उठने के बजाय इस पर सायादार दरख्त बनता इसे बैकग्राउंड से टेक लगवा गया था। क्या करें, हटे सामने से, मेरा सांस बंद करना है क्या? शुजा को अपनी तरफ भट्टा देख आलिया का सांस सीने में ही घी अटकने लगा, मगर मुकाबला होश में होता तो इसे सुनता ना। एक और रस्म बाकी रह गई, वही बताने लगा हूँ जिससे तुम शायद ना वाकिफ़ हो। गंभीरता भरी सरगोशी में कहकर वो इसकी नाक में पहनी हुई नथ से छेड़खानी करने लगा। आलिया इसकी गर्मता से अपने बेहद करीब महसूस की, इसकी जान लबों पर आई थी। हो गई ये सारी रस्में। इसने भी तेज़ी से कहते शुजा के सीने पर हाथ रखते खुद से परे देखना चाहा, मगर उसके दोनों हाथों को अपनी मजबूत क्रीज में लिए इसके बेदाग गाल पर झुकता बारी-बारी लपक गया था। आलिया क्या कि सुर्ख आर्स पर झुकी, जबकि सांस लेना तो जैसे भूल ही गई थी। दम साधे वो बेहिस्सो हरकत इसके हिसार में पड़ी रही। शुजा, आलिया के सिसकने पर वो होश में आता फौरन इससे दूर होता, बालों में हाथ फेरते शर्मसार हुआ था, मुझे पता नहीं कैसे। और वो शुजा हड़बड़ी में उल्टी सीधी बात बताता इसे नजरें चुराए कमरे से बाहर चला गया, जबकि पीछे अपनी हालत दुरुस्त करती शर्मिला सा मुस्कुराई थी। मिसेस वकार सरवत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज की अपने कमरे की जानिब बढ़ी। वकार साहब ने कुछ कहना चाहा, मगर इब्राहिम के इशारे पर वो कुछ भी बोले बगैर सरवत के सर पर बोसा देते बाहर ठहरे मेहमानों को रुखसत करने के लिए बाहर की जानिब चल दिए थे। पीछे इब्राहिम बड़े इस्तेहाक से इसका हाथ हमें कमरे में दाखिल हो नहीं लगा था, जब इतनी तेज़ी से कुछ लड़कियां जो कि कजिन्स प्लस मोहल्ले की थी इनके आगे आती इनका रास्ता रोकी। कहाँ भी पहले जेब ढीली करें, इसके बाद रास्ता मिलेगा। उन्होंने हरी झंडी दिखाते गोया बात खत्म की थी, तो इब्राहिम भी बिना चूँ चाँ किए मतलूबा रकम इनके हवाले किया। इसीलिए कमरे में वो घबराई शर्माई सी इसके हजार में खड़ी सीधा दिल में उतर रही थी। रिलैक्स बेगम जान, कुछ नहीं कर रहा। वो इसे बेड पर बिठाता खुद भी साथ ही बैठता। सरवत की निगाहें मुसलसल झुकी हुई थी, जैसे देखते वो लब दबाता इसके माथे पर पुरहिद्दत लमस छोड़ता अपने लमस से रोशनास करवाने लगा। अम्मी की बातों का बुरा मत बनाना, अगर वो गुस्से में कुछ कह दिया तो मेरी खातिर चुपचाप बर्दाश्त कर लेना। आप ऐसी बातें मत करें। मैं जानती हूँ चाची अम्मी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वो मेरी माँ की जगह है। अगर उन्होंने कुछ भी कह दिया तो कोई बात नहीं। माँ अपने बच्चों को इनके अच्छे बुरे के लिए
ही तो डांटती हैं। इब्राहिम की बात चकते इसने दादी माँ की तरह समझाते मुकाबल को शाहरुख शाह ने जिद किया था। मेरे प्यार में रहोगी तुम इस वक्त, मुझे इतनी अ, हसीन लग रही हो कि दिल कर रहा है कि खुद मैं छुपा लूँ ताकि भूले से भी किसी की नज़र तुम पर ना पड़ सके। दिल की बात जुबान पर लाते इसके दो आतिशी रूप को नज़रों में रखे हुए शरबत को मुतबर करने लगा था। आलिया और शरबत की सेम ड्रेसिंग थी, जबकि ज्वेलरी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी और शुजा और इब्राहिम ने भी सफ़ेद शलवार कमीज पर स्याह वेस्टकोट पहन रखी थी। ये आइडिया भी दोनों का मुश्तरका था। तुम्हें आज खुद से चुराने का दिल कर रहा है, अगर इजाज़त हो तो वो बात अधूरी छोड़ता इसके जाने जवाब का मुंतज़िर था तो वो शर्म से और हया से झिझकती इसके सीने पर सरकती इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। बीबी जी खाना खा लें, और ये कुछ चीज़ें हैं, साहब जी ने कहा है कि आप जल्दी से तैयार हो जाएं। मौलवी साहब कुछ देर में आने वाले हैं। मुलाजमा इसके सामने खाने की ट्रे और एक शापर रखती हुई दरबान का हुक्म सुनाने लगी थी। मुझे नहीं खाना, उठाओ इसे और इन चीज़ों को भी ले जाओ। मैं नहीं करने वाली ये निकाह। जाकर अपने साहब को बता दो। गुस्से से सरखुद्दीन नायाब ने इसे अपनी तरफ से साफ मना किया था। गुस्ताखी माफ़ बीबी जी, छोटा मुँह और बड़ी बात। आप थोड़ा सोच विचार के बाद कोई फ़ैसला लें। मेरा मतलब है अभी के लिए निकाह की हामी भर लें, क्योंकि साहब जी तो आपको यहाँ से निकलने में नहीं देंगे। हाँ, अगर आपने निकाह के बाद इनसे वेली जाने का मुतालबा कर लिया तो हाँ, वहाँ कभी न कभी आपको मौका मिल ही जाना है अपने अब्बू से बात करने का। मुलाज़मा की बात पर नहीं, आपका ज़हन पल में जाकर वो ये बात पहले क्यों ना सोच सकी। अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए बीबी। ये ना हो कि आपको मेरी नज़र लग जाए। इसने ही आपकी नज़र उतारते ही दिल में माशाअल्लाह पड़ा, जो दरमान के लायक लाल जोड़े में बिना मेकअप के आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। वह बिना कोई जवाब दिए चुपचाप इसके हमरा चलती लाउंज में आई, जहाँ वो हलाकू खान पहले से मौजूद मौलवी साहब और चंद गवाहों से मुखातिब था। इसे देखते वो अगले ही पल मबहूत सा होता, किसी ट्रांस किसी कैफियत में चलता, इसके पैरों में आ बैठा और हाथ बढ़ा कर दुपट्टे को इस पर फैलाते इसके चमकते चेहरे को घूंघट में छुपा गया। अजाबो कबूल के वक्त कई आंसू इसकी आंखों से बेमौल होकर गिरे। तुम्हें पल पल खून के आंसू ना रुलाए तो कहना। वो दिल ही दिल में इस जालिम शख्स से मुखातिब होती पक्का इरादा किए हुई थी। निकाह मुबारक में इस दरमान मजीद मौलवी साहब और गवाहों को रुखसत करने के बाद इसके कमरे में दाखिल होता दरबान शरीर सा मुस्कुराया, जबकि मुकाबले की इसकी ये मुस्कुराहट फतेह और तंज लगी थी। मेरे यहाँ दम घुटने लगा है, प्लीज़ मुझे कहीं ले चलो। डैड से मिलने तो दोगे नहीं, कम से कम हवेली ही ले चलो। वहाँ चहल पहल में मेरा दिल लगा रहेगा। दुपट्टे को कंधे पर रखते नायाब ने लहजे कत्ल मकान नॉर्मल रखना चाहा। इसके इतनी जल्दी मान जाने पर वह चौंका। खैरियत बेगम, आज कैसे मान गई हवेली जाने के लिए? इसकी तरफ रुख किए बड़े इश्तियाक से इसे नज़रों के इशारों में लिए सवाल करने लगा। जब नहीं मान रही थी तो तुम्हें मसला था, अब जब मान गई हो तो भी तुम्हें मसला है। अब बताओ क्या करूँ? तुम खुद तो रात गए तक बाहर मटर गश्ती करते रहते हो, मुझे अकेले इस घर में कमरे में बदरूहों के सहारे छोड़ जाते हो। गुस्से से भरी नायाब ने मुठ्ठियां भींचते चिढ़कर कहा था। ओके, उसने उसे चुप करवाया और कव्य नहीं कहा, कव्वा नहीं कहा, कव्वी कहा। ये मतलब कव्वे की जब मोनिस होती है, कव्वी की तरह सारा दिन काय काय करती रहती है। उस तरह खुद भी सुकून की सांस लो और हमें भी लेने दो। तुम्हें निकाह तो निकाह की मुबारकबाद लेनी चाहिए थी, लेकिन तुमने पहल नहीं की। छोड़ो, मैं खुद ही न कहा कि मुबारकबाद ले लेता हूँ, तुम मत परेशान हो। इसके तपे हुए चेहरे को नजरअंदाज करके मीठी मुस्कान लगी तो सजाए सफेद इसने इस सबसे खतरनाक इरादे से याद करने लगा तो नायाब अपनी इज्जत इस तरह की जिंदगी बचती ही महसूस हुई थी। मेरे करीब बताना वरना चल होगा। मतलब ऐसी किस्मत चाहती कभी कभी आंखें कहते उससे बात करने लगी, तो हमारे पास लेकर ही छोड़ूंगा, चाहे तुम खुश हुई हो या नाराज। इसके पहले से हाथ गुजार कर कमरे करीब करके इसकी मीठी आंखों को तेज धीमी नजरों से देखते बरमान ने परेशानी कर लग रहा कि इसके अमल से रुख होती हुई दिखाती आकर को वो थी तो औरत शर्मो हया से लड़ना और घबराना तो औरत का जेवर है, जिससे और भी हसीन बनाता है। मेरी भीगी बिल्ली, आप बस कर दो वरना मजीद फैला तो तुम्हें मुश्किल होगी। इसके कान में सरगोशी करता दरमान इसे बढ़ाकर आंख खोलने पर मजबूर कर गया था। बदले में वो कुछ भी कहे बगैर इसके सार से निकलती खूंखार नजरों से घूरने लगी। चलो आओ हवेली चलते हैं, मगर मेरा पासपोर्ट और सब कुछ सेट है, तुम बस चलने की तैयारी करो। इसकी उलझी नजरों को खुद पर पड़ते देख बस दरमान से इसकी अल्लाह पूछे नहीं उन्हीं वालों को रमज़ान में मेड्स कौन रखता है। अब बंदा रोज़े रखे या इनकी सोमन की किताबें रटे। रबीशा की क्लासमेट अपने दुखड़े सुनाती परेशानी के आलम में दाएं से बाएं टहल रही थी। रोज़े भी रखो और साथ में पढ़ाई भी, पर भी तवज्जो दो। अगर साथ साथ रिवाइज भी करते होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और सुकून से लम्हा पर बैठ जाओ, तुम्हारे टहलने से टांगों में दर्द होगा ना कि रिवाइज। अनायत इस हद से ज़्यादा परेशान होते देख प्यार से पुचकाने लगी तो मुकाबल भी जैसे इसकी बात पर अमल पैरा होती।
थक हार कर सोफे पर आ बैठी। मज़े तो सैफ़ी के हैं भई, तुम लोग 1 महीने पहले सर खपाते हो, जबकि वो तो एक ही रात में रट्टा मारकर तुम लोगों से आगे निकल जाता है। नाइला भाभी की बात पर जहाँ सभी ने सर इस बात में हिलाया, वहीं रबीशा ने मुँह के ज़ावे बिगाड़े थे। दिल साड़ के कोयले ही कोयले कर दिया भाभी आपने ये बात करके। तभी वहाँ सैफ़ी की आमद हुई। यकीनन वो ये बात अच्छी तरह सुन चुका था, जब भी ड्रामे अंदाज़ में कहता इनको सनफी में हिलाने पर मजबूर कर गया। पूरे के पूरे ड्रामेबाज़ो तुम। भाभी ने इसके बाल बिगाड़ते प्यार से चपत लगाई तो वो भी टीटू की तरह कि सरदार की तरह बिना इनकी बात का बुरा बनाए हँसने लगा। ओके, वो बोल रहा है चाचू आपकी दुल्हन कब आएगी? आनिया बुझे दिल से कहती इसकी गोद में चढ़ने लगी। अ निया फूफू की जान आपके चाचू ने हमेशा कंवारा ही रहना है। कौन होगा बेचारा जो अपनी बेटी की किस्मत पड़वाएगा? रवीशा ने सैफिल की चली गई नज़रों को नज़रअंदाज करते कहका लगाया था। क्यों भई मैंने किसी की भैंस चुराई है? या मैं लूला लंगड़ा हूँ जो मुझे कोई लड़की नहीं देगा? सैफी खतरनाक तेवर लिए इसकी जान में दबचा हुआ इस बात पर इससे सही मायनों में सदमा ही तो लगा था। चुप कर जाओ तुम दोनों। पहले ही पढ़ाई की वजह से दिमाग ख़राब हुआ ठहरा है, ऊपर से तुम दोनों की चिक-चिक ही ख़त्म नहीं होती। इससे पहले कि रबीशा कोई करारा सा जवाब देकर सैफी की ज़ुबान पर ताला लगाती, सोनिया ने बीच में ही बोलते दोनों को घूरी से नवाज़ा तो वह दोनों ही अपनी-अपनी बेइज़्ज़ती पर अपना सा मुँह लेकर रह गए थे। बेगम साहिबा उठ जाइए, सहरी का वक़्त हो रहा है, फिर ये ना कहिएगा कि मेरी वज़ह से आपका रोज़ा क़ज़ा हो गया है। वह भीगे के बालों को टॉवल से रगड़ता आईने में नज़र आते इसके मनमोहने चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देखता बुलंद आवाज़ में बताने लगा। लहज़ा साफ जताने वाला था। जब वह करवट बदल कर इसकी तरफ इशारा किया, मंदी-मंदी आँखें खोली इसे देखने लगी, चेहरे पर अब अपने आप ही मुस्कुराहट ने डेरा जमा लिया था। ये एक ही आवाज़ पर कैसे उठ गई? या 2-3 आवाज़ों पर मुझे तो जब तक कोई हाथ लगा के हिला के ना उठाए, मैं तो उठती नहीं हूँ, अगर मैं सो रही हूँ तो। आवाज़ों से मेरा गुज़ारा नहीं है। इसकी मुस्कुराहट को देखते इब्राहिम के नाभी लबों पर भी मुस्कुराहट फैली। क्या बात है जनाब, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझसे करीब पर। ब्रश को ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वो मुस्कुराती नज़रों से इसके साथ जुटकर बैठा तो वो हया से लबरेज छुई हुई सी बनती से मज़ीद बहकाने पर आमादा करी थी। शर्माना बंद कर दो मिसेज़ इब्राहिम। वो इसकी पेशानी पर लब रखते आखिर में इसके कान में सरगोशी करता मायनी खेज सा बोला था, हटिए सामने से, आपको तो कोई और काम ही नहीं है, बस जो मायनी बातें करवा लें। वो इसके सीने पर हल्का सा दबाव बढ़ा कर इसे पीछे की तरफ धकेल कर बैकग्राउंड से टेक लगाती लगाती खुद उठ खड़ी हुई थी। इब्राहिम ने दाँत देती नज़रों से इसे मुलाहिज़ा किया। ठीक है बेगम देख लो, कभी ना कभी तो हाथ आओगी ना। इसके वाशरूम की तरफ जाने पर वो यूँ टेक लगाए इसे पीछे से आवाज़ देने से बाज नहीं था। हाँ तो देख लेंगे। वो भी शेरनी बनती नाक से मक्खी उड़ाने लगी। बस करें, जितना आपने ताड़ना था ना ताड़ लिया। अब शराफ़त से वहाँ दूर जाकर बैठे, मैंने बाकी चीज़ें भी समेटनी हैं। अपनी शर्म को बुलाए ताक रखती शरबत इससे डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहने लगी, जो इसे शौक नज़रों से देख कर कन्फ्यूज़ कर रहा था। मैंने ऐसा क्या कहा है? क्या किया है सॉरी। लड़की जो तुम्हें मुझसे मसला हो रहा है, चुपचाप अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। तो ढंग से मेरा करने दो। काम तो ढंग से होता नहीं, आई बड़ी मुझे सुझाव देने वाली। वो भी अपनी गलती तस्लीम किए बिना इसी पर चढ़ दौड़ा तो शरबत गुस्से से इसे घूने लगी। सुकून से बैठे रहें वरना। बाबा के गला खनकाने पर वह सलाम करती जल्दी-जल्दी हाथ पैर चलाने लगी, जबकि इब्राहिम इनको स्माइल पास करता कि सियाना होता शरबत को केला छोड़े बाबा के पास आ बैठा। लेकिन गाहे-बगाहे नज़रें इस पर टिकी थी। ओह बस कर दे यार, तेरी नज़रें नहीं थकती बीवी को देख-देख के। बाबा ने इसके कंधे पर हाथ रखते इसकी बेबाक सी नज़रों को कंट्रोल में रखना चाहा। नहीं नहीं ना बाबा जी, ये जो कमबख्त दिल है ना आपकी बहू को देखकर शराब नहीं होता, बल्कि इसके ओझल हो जाने पर निगाहें हर वक़्त इसे अपने पास ढूँढती रहती हैं, ताकि वो ज़रा सी देर के लिए मेरी निगाहों से ओझल ना हो, हमेशा मेरे आस-पास ही रहे। ये लड़के इतने फ्रैंकी होते हैं। इब्राहिम बिला झिझक अपनी दिली कैफ़ियत बताता जज़्बात की रूह में बहका हुआ था। शुरू-शुरू में ऐसा होता है मेरे बच्चे, इसके बाद तो बीवी को देखने का दिल ही नहीं करता। हाँ, इन्होंने भी ठीक ही कहा है, पता नहीं ऐसा क्यों? उन्होंने चेहरे के ज़ाविये अजीबो-गरीब से बनाए तो वो खुलकर इनकी बात और तासरात पर मुस्कुरा दिया। सारी बीवियाँ एक जैसी तो नहीं होती ना बाबा हज़ूर। वो फ़र्ज़ी कलर झाड़ते हैं। अ, किधर गई? इनसे दादे तहसीन वसूल करने लगा। मैं चाची अम्मी को बुला लाऊँ बाबा? सभी चीज़ें टेबल पर रखते हुए उँगलियाँ मरोड़ती इनसे इजाज़त तलब करने लगी तो नफ़ी में सर हिलाकर इसे बैठने का कहते इब्राहिम को इशारा करके, अपनी चाची की बातों पर गुस्सा मत करना। वो थोड़ी अपसेट है, वक़्त के साथ-साथ खुद ही ठीक हो जाएगी। तुम बस उम्मीद मत छोड़ना। बाबा ने इसके झुके सर को देखते हुए बीवी की आदत के मतला किया। मैं समझ सकती हूँ बाबा, और यकीन जानिए मुझे इनकी बातों पर बुरा नहीं लगता। मैं खुले दिल से मुस्कुरा कर इन्हें सच्चा गा करने लगी थी। ये हुई ना बात, ऐसे ही खुश रहो। और हाँ, अगर ये गधा तुम्हें बिलावजह तंग करे। कौन-सी बोतल ठीक हुई है? अच्छा, सॉरी, ये एक रोज़ वाटर बोतल थी उसकी आवाज़ थी। किधर गई? अ,
अच्छा, अगर ये कहता तुम्हें बिलावजह तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसकी खबर लूँगा। बीवी पर तो बस नहीं चलता, लेकिन हाँ, बेटे पर अच्छा खासा रोब है मेरा। बाबा बात को मज़ाक का रंग देते इसे मुस्कुराने पर मजबूर करके वहीं यहीं यूँ ही हँसी मज़ाक में गुम देखते मिसेज़ बकार ने नागवारी से सर झटका। जबकि इब्राहिम का तो शरबत के खिलखिलाते हुए चेहरे से नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। मैं खुद ले लूँगी, बहुत शुक्रिया, तुम अपने शोहर पर तवज्जो दो। उन्होंने शरबत को सर्व करने से रोकते टका सा जवाब दिया। जहाँ बाबा ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भीजी, वहीं इब्राहिम ने अफ़सोस से अपनी माँ को देखा। जैसे कहना चाह रहा हो कि इनका कुछ नहीं हो सकता। इब्राहिम के बुझे हुए चेहरे को देखते सरवत ने धीरे से इनके हाथ पर अपना हाथ धरते इसे मुस्कुराने का इशारा किया, तो वो बदले में हल्की सी मुस्कुराहट ली, इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में ले गया था। तभी लाउड स्पीकर पर थोड़ा वक्त रह जाने की खबर नशर हुई, तो सभी अपनी अपनी प्लेट पर झुकते सहरी से लतमंदोज़ होने लगे थे। आलिया की नींद मुसलसल बजते हुए अलार्म की वजह से खुली। तभी इसका हाथ किसी से टकराया। जब गर्दन मोड़कर देखा तो शुजा इसके भेद करीब सोया हुआ था। बेसाख्ता इसकी धड़कनों ने दम मचाया था। इन हसीन लम्हात के बाद वो गड़बड़ा कर इससे नजरें मिलाए बगैर शर्मसार सा होता कहीं चला गया था। और इससे नहीं मालूम था कि कब वो वापस इसी कमरे में आया था। वो मुस्कुराते हुए गुजरी यादों में खोई बालों को जुड़े की शक्ल में लपेटती वाशरूम में जा बंद हुई थी। फ्रेश होने के बाद इसने बेड की सीमत देखा, जहाँ वो भी मजे से सोया इसे बहुत प्यारा लगा। माथे पर बिखरी काली जुल्फ़ी स्याह जुल्फ़ी, आँखों पर लंबी घनी पलकों की झालर, मूंछ और दाढ़ी में बेहद जाज़िब दिखाई दे रहा था। वो एक-टुक इर्द-गिर्द भुलाए किसी ट्रांस किसी कैफ़े पे इसकी जानिब खींचती चली गई थी। इसने बेसाख्ता इसके पेशानी पर गिरे बालों को एक हाथ से सँवार कर बाएँ से मत धकेला। वो मुकम्मल तौर पर इसमें खोई खोई कार्रवाई करने में मसरूफ़ थी। हाँ, मगर अपने होशो-हवास में होती तो मरकर भी ऐसा अमल कभी सरअंजाम ना देती। वो उल्टा मुकाबिल भी झटका खाता हैरान परेशान सा होता। नज़रों की तपिश का ही असर था, जो अगले ही पल वो बेदार हो तो आँखें खोल के मगर इसे खुद पर झुका देख शरत से उठा और उठाकर नहीं सॉरी उठा करके इसका सर आलिया के सर पर टकराया, जिस पर वो दोनों ही दर्द से बुलबुलाते आह करके रह गए थे। एक जीती जागती लड़की आपको दिखाई नहीं देती? इन 2 बड़ी-बड़ी आँखों के रखने का फ़ायदा जब इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते। हाँ, जब उठता है तब ऐसे बोलती है, जब सोता है तब ठीक होती है। दुखते सिर को मसलते आलिया ने गुस्से से कहते सवाल किया था। तुम जो असीब की तरह मुझ पर छाई हुई थी, मेरा तो दिमाग मफलूज होकर रह गया था, जिस बिना पर मुझे कुछ सूझा ही नहीं। शुजान ने भी मोहब्बत के मुँह के ताबिए बनाते, खरी खोटी सुनाते इसे असीब से जाम लाया था। सही बात है, मैं असीब और आप क्या हैं? अपने बारे में क्या ख्याल है जनाब का? दोनों बाजू को सीने पर बांधते इसने गुस्से से नाक चढ़ाते इस पर दोबारा सवाल दागा। चुप कर जाओ लड़की, किसी और दिन लड़ाई कर लेना। फिलहाल शायरी के लिए कुछ बनाओ। ये ना हो कि भूखे पेट लंगड़ी रोज़ा रखना पड़े। इसने थके हुए लहजे में कहकर इसे चुप कराया, लेकिन मैडम साहिबा का चेहरा अब भी बना हुआ था, जिसे वह नज़रअंदाज करता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मैं अकेले किचन में नहीं जाने वाली, आप भी मेरे साथ चलकर मेरी मदद करें। वो जैसे ही वॉशरूम से निकला, इसे सोफे पर बैठा देख इसने झुंझला कर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते गुस्से को कंट्रोल करना चाहा, पर बेचारा गुस्सा ज़ब्त और करने के अलावा और कर ही क्या सकता था? इसने पराठों के साथ लस्सी बनाई थी, क्योंकि चाचा जान को पराठों के साथ पीना बहुत लुत्फ़ देता था। जबकि याद से शाम को करीबी होटल से कबाब ले आया था, जिस बिना पर जल्दी और वक़्त पर सब कुछ निपट गया था। अब अगर 1 कप चाय हो जाए तो मज़ा ही दुबाला हो जाए। इसने मोबाइल पर गेम खेलते आलिया को सुनाया, जिस पर सिंक में बर्तन रखते हुए जबरन मुस्कुराई थी। किसी होटल में आए हैं? मैं आपकी मुलाज़िमा लगी हूँ, जो आपके हर हुक्म पर जी हज़ूरी करती फिरूँ, शराफ़त से यहाँ आकर 3 कप चाय बनाएँ। तब तक मैं इन बर्तनों के ढेर से जंगबंदी कर लूँ। सारा सिंक ही भरा पड़ा है, वरना अगले ही लम्हे अज़ान शुरू हो जानी है। आलिया मैडम ने तो बिना तरद्दुद चाचा जान के पास बैठने की भी परवाह किए बगैर सीधा जवाब देते जिसे लताड़ा, तो शहजाद बेचारा एक नज़र बहादुर के मुस्कुराए चेहरे पर डालता अगले लम्हे सर हाथों में गिरा गया। ओए हड्राम, जल्दी से 3 कप चाय बना कर लाओ। मेरी बेटी क्या तुम्हारी नौकरानी लगी हुई है कि जब तुम कोई फरमाइश करोगे तो अगले चंद मिनटों में वो चीज़ तुम्हारी खिदमत में पेश हो जानी है? बाबा ने मुस्कुराहट छुपाते मसनूई रोब से इसे झाड़ते चूल्हे की तरफ इशारा किया। मैं चाय बनाता हुआ अच्छा लगूंगा भला? शहजाद ने बाबा की तरफ देखते दब्बू सी दलील दी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी शक्ल सूरत दी है चाय बनाने के लिए, और क्या अच्छा लगना है भला? आलिया ने इसके हमने-अपने चेहरे को देखते ताज्जुब से सरनफी में हिलाया, वहीं इसने बुरी तरह से दाँत खिचकाए। अहमक लड़के, खुद को ज़रा मेरी बेटी की नज़रों से तो देखो, यकीन मानो तुम हीरो से कम नहीं होगे। अब की बार बाबा ने ज़बरदस्त कहका लगाते शुजा की तरफ देख कर आँखें भरी, तो वो गड़बड़ा कर रह गया, जबकि आलिया खुद को कोसती हड़बड़ाकर बर्तनों के ढेर पर नज़रें जमा की। ओके जी। यार, हर वक़्त दही लाने की ड्यूटी मेरे सर पर क्यों होती है? और भी तो बंदे हैं इस घर में, पर मजाल जो कोई ले आए, मुझे मासूम को ही हर बार जाना पड़ता है। सैफिल वहाँ दही वाला शॉपर भाभी को पकड़ाता अपने दर्द दिल के दुखड़े सुनाने लगा। बेटा जी, अगर याद से शाम को ले आते ना, तो अभी ये ख़ुवारी ना भुगतनी पड़ती। भाभी ने जूसर में नमक, दही और हस्बे ज़रूरत पानी डालकर लस्सी बनाने लगी। हाँ, तो ज़हन से उतर गई थी बात। वो चेयर खिसका कर जेब से मोबाइल निकालता हस्बे आदत स्क्रॉलिंग करने लगा था। तुम्हारे पास भी ज़हन है, कमाल है, मुझे अभी पता चला है। रबीशा ने कहका लगाते इसे चिढ़ाया, जबकि बाकी अवाम इसके इस चुटकुले पर हँसी दबाने की कोशिश में सुरख़ हो रहे थे। चेहरा
अच्छा ना हो तो कम से कम बंदे को बात की अच्छी कर लेनी चाहिए। वो मोबाइल से सर उठाए बगैर तू-ब-दू जवाब देते ऐसे खुद को घूरने पर आमादा कर गया था। हमारी मम्मा भी ऐसे कहती है, शक्ल अच्छी ना हो तो गल ही बंदा अच्छी कर लवे। यार इतनी तो खुश शक्ल है, बांदरी खबरदार जो तुमने इसे कुछ उल्टा-सीधा बोला तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनाया भाई शरारत से कहकर मुस्कुराहट दाँतों तले दबाते इसे खफ़ा करके थे। मैं बांदरी हूँ? जाइए मैं नहीं करने वाली आपसे बात और ना ही मैं आपसे आपका कोई काम करूँगी। रबीशा शर्माती आवाज़ में कहकर आँखों में मोटे-मोटे आँसू ले इसे साफ जवाब देने लगी थी। क्यों? इसके पीछे पड़े हुए हैं अनाइल कुछ तो शर्म कर लें इस बेचारी पर। जानते तो हैं छोटी से छोटी बात पर बुरा मान जाती है और बल-बल आँसू निकल पड़ते हैं। अब जाकर मनाएँ, देखें कहीं रूठ कर बैठी होगी कोने में। नायला भाभी माथे पर हाथ मारती अफ़सोस से शोर नामदार को बताने लगी थी। तो वो भी गलती पर नादम होता इसके पीछे भागा, साथ में सैफ़, अनायत और ऊन भी शामिल थे। अम्मी आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? चलें ना सभी साथ मिलकर बैठते हैं। यहाँ अकेली बैठेंगी तो उदास हो जाएँगी। रबीशा ने माँ के कंधे से लगते इनके गिट्ट बाजों का हिसार खींचा। कुछ नहीं वैसे ही बैठी थी। इसके गाल खींचते उन्होंने हमेशा की तरह अपनी उदासी इस पर ज़ाहिर न की, लेकिन इनके मुरझाए चेहरे को तकते वो खुद ही बात की गहराई तक पहुँच चुकी थी। बाबा हमें क्यों छोड़ कर गए हैं? इन्हें हमारी याद नहीं आती और आप ही इन उन्होंने हमसे बात करना ही छोड़ दिया। आप बोले ना इन्हें वो हमारे पास आ जाए। मुझे इनकी बहुत याद आती है। रबीशा ने बोलते हुए सिसकी भरी, जबकि वो भी खुद पर काबू ना पाते भुभक कर रो पड़ी। ये देखो दोनों माँ-बेटियाँ यहाँ बैठी मलके जज़्बात बनी हुई हैं और हम वहाँ अकेले काम में खिजल हो रहे हैं, जबकि इन्हें अपने दुखड़ों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। अनाया दोनों बाजू सीने पर बाँधे मसनूई गुस्से से बोली, जबकि हम क्यों करें काम? हम किसी के कुछ लगते हैं भला? जिनके लगते हैं वही करें, हम नहीं करने वाले। इसने ठेंगा दिखाते साफ इनकार किया। मेरी प्यारी सी गुड्डी नाराज़ हो गई है, मैं तो मज़ाक कर रहा था। और देखो सैफिल कह रहा है कि अगर तुम मान जाओगी तो आज जो इफ्तारी में आलू के पराठे बने हैं, वो इसके हिस्से के भी तुम खा लेना। बनने हैं शायद। इससे कोई मसला नहीं है। अफ्तारी नहीं, आई थिंक सहरी में बने हैं। सैफिल की हैरत से खुली आँखों को नज़रअंदाज किए अपनी बात कहता वो धीरे से इसे अपने साथ लगा गया था। ये नदीदा अपना बुखार किसी को ना दे और आप इसके फ़ेवरेट आलू के पराठे मुझे देने पर राज़ी हैं। दाल में कुछ तो काला है। वो सोचने की ताकारी करती आखिर में खूबसूरती से सभी को मुस्कुराने पर आमादा कर गई थी। दाल कहाँ काली होती है चुड़ैल? हाँ, मगर दाल में काली मिर्चें ज़रूर होती हैं, जिन्हें खा-खा कर तुम्हारा मगज़ भी मिर्चों की तरह कड़वा और तेज़ ज़हरीला होता जा रहा है। चुपचाप से राज़ी हो जाओ वरना मैंने यहाँ पर धरना दे देना है। ना, ना ना, ना बड़ी मेहरबानी तुम धरना मत दो। ऐसा करो कल शाम को अपनी पॉकेट मनी से हमें आइसक्रीम खिला देना, हम गरीबों के लिए यही बहुत है। इसकी बात को काटकर रबीशा ऊन और अनायत के रफ़ांग दबाकर कहती सैफ़ी को सलसलों की स्थिति में छोड़ गई थी। नामुमकिन, ये बात मैं नहीं मानने वाला। मुझे पॉकेट मनी मिलती ही कितनी है और वैसे भी मैंने दोस्तों से पैसे उधार ले रखे हैं, इस बार इन्हें वापस करने हैं। लिहाज़ा मैं एग्रीमेंट पर बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं हूँ। सैफ़ी के इनकार पर रबीशा का मुँह बुरी तरह बिगड़ा था, जबकि उन और अनायल भाई इसकी गर्दन को दबोच कर एक-एक झापड़ रखते इसे कराहने पर मजबूर कर गए थे कराहने पर से। अल्लाह बचाए इन ज़ालिमों से, जब देखो मौका मिलते ही हाथ साफ करने आ जाते हैं मुझ मासूम पर। इन दोनों की कुरियों को किसी खातिर में न लाते वो गर्दन को मसलते दुहाई देने लगा था। तुम्हारी वजह से ही रबीशा नाराज़ हुई है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम इसकी हर डिमांड बाख़ुशी मान कर इसे खुश करो। उन्होंने भी वज़ाहती तदाबीर बताते कज़न सिस्टर के हक़ में बोलना चाहा था। अल्लाह पाक मुझे कितना बता कुत्ता बना देता मगर मरकर भी घर का छोटा बेटा ना बनाता। रोज़ रच के मुझे गरीब पर तशद्दुद करते हैं। और वो जले दिल के फफोले फोड़ता छत की तरफ देख कर आहें भरते हुए बोला था। इस बार सभी की छत पार कह के इस हवेली में गूंजे जिनमें सफ़े अव्वल रबीशा और इसकी माँ का था, जिसे देखते ऊन अनायत और नायल भाई ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। अनाया आज ऑफिस नहीं गया, लेकिन घर पर भी वो नहीं दिख रहा है। कहाँ है आखिर? वो नज़ीना कुरैशी ने नायला को देखते बेचैनी से दिल में मचलता हुआ सवाल पूछ लिया। फूफा पता नहीं मुझे बता कर नहीं गए। इसने भी आनिया को फीडर पकड़ाते लालमे का इज़हार किया। लगता है आ गए। बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनती वो चढ़ते बाहर बोली, साथ ही मेन गेट के खुलने की आवाज़ भी सुनाई दी। कुछ तवक्कुफ़ के बाद लाउंज में दाखिल होते नफूस को देखते इनको झटका सा लगा। नायाब मेरी बच्ची, नज़ीना कुरैशी धड़कते दिल से कहती तड़प इसकी जानिब बढ़ी भागी, मगर इतनी तेज़ी से नायाब इनसे किनारा करती नफ़रत से रुख फेर की थी। मेरी बच्ची मुझसे यूँ मुँह मत फेरो, मुझे खुद को महसूस तो कर लेने दो। वो इसकी बेइत्तनाई पर आंसू बहाती से गले मिलने को तरसी। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। जो बेटी आपकी थी इसे तो आपने हमेशा हमेशा के लिए खुद के पास रख लिया था। मैं सिर्फ जुनैद खट्टक की बेटी हूँ, आपकी नहीं। इसके जहरीले जवाब पर इन्हें कानों में पिघला हुआ शीशा डलता हुआ महसूस हुआ था। उन्होंने सर में लाते इसके पुख्ता यकीन को चुटलाना चाहा। नहीं, ऐसी बात मत बोलो, ये सच्चाई नहीं है। मेरी बात का एतमाद करो। वो शख्स झूठा है। पहले ही दिन से इसने मुझे धोखे में रखा। बस कर दें नज़ीना बेगम, झूठे वो नहीं आप हैं। मैं सभी सच्चाई से वाकिफ़ हूँ और मुझे आपकी मनगढ़ंत कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। गुस्से से पकाती वह सारे अदब लिहाज़ फुलाए सारी हदें फुलांगने लगी। जब दरमान गुस्से से खोलता जा रहा ना, तवल्ली इसकी तरफ बढ़ा। सभी इसे गुस्से में देखते इसकी तरफ बढ़े ताकि वो गुस्से में कुछ अनहोनी ना करते। दरमान होश करो, ये तो सच्चाई से बेखबर है, तभी तो उल्टी सीधी बातें कर रही है। मगर तुम तो होश के ना खोलो। जब सच्चाई खुलकर इसके सामने आएगी तभी से यकीन आएगा। फ़िलहाल छोटी को इसके हाल पर छोड़ दो।
कम से कम फूफो के सामने रहेगी तो फूफो को कुछ तो ढारिस मिलेगी। अनाइल ने इसे बाजू से पकड़कर एक साइड पर कर दिया, इसे सख्ती से कुछ भी कहने और करने से रोका। इसकी बकवास नहीं सुन रहे हैं आप? तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें, और ना ही बड़ों से बात करने का शऊर है। इसने बिगड़ते तेवरों से इसके बेतासुर चेहरे को देखते तनफ्फुर से कहा, जबकि नायरा भाभी की चीख पर दरमान पलटता फर्श पर गिरी फूफो की तरफ पड़ा, जो होश से बेगाना वहां गिर पड़ी थी। अनाइल बेटा, डॉक्टर को फ़ोन करो। अल्लाह खैर करे। इनको होश से बेगाना देखते महमूद सब अफराद के हाथ पैर बुरी तरह फूलने लगे, जबकि नयाम माँ की हालत की परवाह किए बगैर सुकून से एक तरफ खड़ी मुसलसल मुस्कुराई जा रही थी, जैसे इसे इस बात से कोई फ़र्क न पड़ता हो। डरने की कोई बात नहीं है, मैंने सुकूनावर इंजेक्शन लगाया है, अब ये ठीक है। पर इन्हें किसी चीज़ का गहरा सदमा लगा है, जिस बिना पर टेंशन की वजह से उन्होंने बातों को ज़्यादा सर पर सवार कर लिया। अब इन्हें किसी भी किस्म की टेंशन वाली बात से दूर रखे, वरना खुदा न खास्ते इन्हें हार्ट अटैक जैसी सूरत हाल से सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर ने तफसीलात से आगाह कर दी, बाहर की जानिब चल दी, चुपकी से परेशानी से सर हाथों में गिरा के इनके हंसते बसते घर को जाने किसकी बुरी नज़र लग गई थी। दरमान बेटा, जाओ तुम ज़रा आराम कर लो। अफ्तारी पर सबसे मुलाकात कर लेना। रबीशा सैफ़ी हून और अनायत अभी यूनी में है, तुम्हें देखकर सरप्राइज़ हो जाएँगे। तब तक कमर सीधी कर लो, मैं हल्का-फुल्का लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अम्मी ने शफ़क़त से इसके माथे पर पुसा देते इसे हिदायतनामा जारी किया था। पहली बात ये कि मेरा रोज़ा है, और दूसरी बात ये, अब से आप मेरी तरफ से तकल्लुफ़ नहीं किया करेंगी, क्योंकि मेरी बीवी अब से मेरे सारे काम कर दिया करेगी। आप बेफ़िक्र रहें। इनके गले में बाजू डालते हुए लाड से कहता सभी को शौक कर गया था। को क्या तुम्हारी बीवी कौन है वो? उन्होंने भोलेपन का मुजाहरा करते हुए उदासी से पूछा। मेरी भोली जन्नत, जिसे आपने साथ लेकर आया हूँ, ज़ाहिर है वही होगी ना। और क्या इसे अपनी जेब में छुपाए घूम रहा हूँ? हद है। वैसे इसने कहते बुरा सा मुँह बनाया, जिस पर सब बाकी सभी ने मुस्कुराहट दबाई, जबकि वो इनके कान में रोड़ती खफकी से इसके कान में रोड़ती खफकी से देखने लगी। मेरी जन्नत, अब तो शादीशुदा हूँ, कम से कम अभी सज़ाएँ देना छोड़ दें। दरमान ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते दामन बचाना चाहा था। तुम चाहे 10 बच्चों की बाप ही क्यों ना बन जाओ, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही डाँटती और पनिशमेंट देती रहूँगी। उन्होंने हाथ में फैसला सुनाते से बौन किया था, पहले बच्चों की अम्मा तो राज़ी हो जाए मुझसे, बाकी का बाद में देखेंगे। वो एक नज़र कमरे के बाहर टहलती नायाब को देखते मन ही मन बड़बड़ाया था। मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती, लिहाजा अपना बंदोबस्त कहीं और जाकर करो। इसे बेड पर लेटता देख नायाब ने वॉशरूम की तरफ जाती से हाँक लगाई। लहजा साफ था कि अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया मिसेस दरमान कुरैशी कि मैं तुम्हारी ये फजूल सी बात मानकर बाखुशी ये कमरा तुम्हारे हवाले कर दूंगा? इसने अब्रुझ गाते बाजू सीने पर बांध कर इसे इस्तफसार करने लगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, वरना मैं वरना और ना ही मैं तुम्हें अपना शोहर मानती हूँ, लिहाजा मुझसे दूरी बना कर रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है ना। या अंगिशत शहादत इसके सीने पर रखती दूबू जवाब देने लगी। आज ससुराल में पहला दिन है और अपनी जुबान की जोहर देखो लड़की। खैर, तुम्हारे मानने ना मानने से अब कुछ नहीं बदलने वाला। और हाँ, यहाँ मेले में सभी बेगमात अपने शोहरों को आप कहकर पुकारती हैं, और तुम भी मुझे आज से आप कहना शुरू कर दो। दरमान ने भी इसकी वही उँगली पकड़कर अपनी मुट्ठी में बीचते से हुक्मनामा जारी किया। भूल है ये तुम्हारी मिस्टर, क्योंकि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को मलिया मीट कर दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। चैलेंजिंग अंदाज में कहकर नायाब ने इसकी मुट्ठी खोलनी चाहिए, पर वो आराम से खड़ा इसकी जोर आजमाई को मुलाहिजा करने छोड़े मुझे बगैर। इसकी बात को मुकम्मल होने से पहले वो फुर्ती से इसके गुलाब की पंखड़ियों के मानी ठोंठों से इसकी मादा बात उचकता इसे अंधेरों में छोड़ गया। शोहरों ने के नाते एक छोटा सा ट्रेलर था, लिहाजा आगे भी कोई बकवास करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोच लेना। मैं तुम्हें हमारे रिश्ते के लिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, जिसके लिए तुम्हें सोच विचार के बाद अपना मन तब्दील कर लेना। इसे एक झटके से कुछ से दूर धकेलते रहमान ने बेशर्मी से आँख का कोना दबाते रही से ही कसर भी पूरी करती थी, जबकि वो कितनी ही देर इसके इंतहाई बेबाक से अमल और फिर गुफ्तगू पर वहीं की वहीं चकरा कर रह गई थी। आप ये स्पैगेटी और पास्ता लें, आपको बहुत पसंद है ना। मैंने ये चीज़ें ख़ास आपकी पसंद से बनाई हैं, टेस्ट करके बताएँ कैसी बनी है। रबीशा ने जब नायाब की आमद का सुना तो खुशी से फूले न समाये, और यही नहीं, वो फिर इसकी फेवरेट डिशेज़ भी अपने हाथों से बनाकर इसे पेश भी कर रही थी। बस ठीक ही है, इतना ख़ास जायका नहीं। नायाब ने इसका दिल रखने के बजाय बेदिली से कहते इसे नखरे दिखाए, जिस पर सभी ने अफसोस से सर हिलाया, जबकि वो बिना बुरा मुँह बनाए खुले दिल से मुस्कुरा दी। शुरू में तो ऐसा होता रहता है, आप भी देखिएगा, एक ना एक दिन ज़रूर अच्छा बनेगा। इसने बिना हिम्मत हारते कमर कसते अपने इरादे पुख्ता किए। छुटकी, मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूँ, ये इनायतें सिर्फ़ आप ही के लिए ही क्यों, भाई के लिए अवेलेबल नहीं है क्या? दरमान मसनूई खफ़की से कहता, मासूम बना सॉरी भाई, वो क्या है ना, आप ही के आने की खुशी में आपको तो भूल ही गई थी, लेकिन अब चूँकि मेरा आपसे डबल वाला रिश्ता हो गया है, तो कभी आपके लिए भी बनाऊँगी। रबीशा की सियानी हँसी-हँसी दरमान का मुँह हैरत से खोल गई। क्या कभी बनाओगी? मेरे लिए सही है, बच्चों लगे रहो अपनी आप ही में। मैं तो तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं हूँ ना। इसने खफ़की से कहते मुँह बसोड़ा। सभी घर वाले अफ्तारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ-साथ दिन की मस्ती भरी नोक-झोंक से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। फुप्पो कमरे में आराम फरमा रही थी, जबकि नायाब इन हवेली वालों की खुशी को देखते अंदर ही अंदर हसरत का शिकार हो। हाँ भई, बताओ क्या खतरदारी करनी है आपकी? इसने सोफ़े से टेक लगाते टीवी देखने में मशगूल शिजात से पूछा। वैसे तो उन्होंने मकलावे की रस्म के लिए अपनी-अपनी बीवियों के साथ इनके मैके जाना था, पर इब्राहिम की माँ जी अपनी सहेली की तरफ इफ्तारी करने गई हुई थी, तो इब्राहिम ने शिजा को अपनी तरफ बुला लिया था। वैसे तो बहन के घर का पानी भी नहीं पिया जाता, पर कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो कि कोका
वाला पिला दो, पानी ना सही कम से कम कोक से ही। शजा की संजीदा बात पर किचन से निकलती सरबत का कहका छूटा। वहीं इसने घूर कर इसे देखा जो मासूम बंदा आईब्रो झुका गया था। मैंने कुछ गलत कर दिया, कह दिया है गालब बंद। वो अभी भी अनजान बनने की अदाकारी करता ढीठ बना था। सही कहते हैं सियाने के खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसी मिसाल की सूरत में आज देख भी लिया। सरबत के पीछे किचन से निकलती आलिया को देखकर इसकी तरफ इशारा करता इब्राहिम कहकर लगा गया तो इसने खफकी से मुंह छोड़ते डूंगे को टेबल पर पटका। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहें। और वो बात की गहराई तक पहुंच चुकी थी, मगर एक बार वजाहत लेनी चाहिए, क्या है वो सही समझी है कि नहीं। कुछ नहीं बेगम, तुम छोड़ो इन्हें, ये लोग तो अहम ही बातें भांगते रहते हैं, इन पर ध्यान मत दो। इसने बिना कोई असल ये लेते दोनों मियाँ बीवी को झटका तो जहाँ आलिया शर्मिला सा मुस्कुराई, वहीं दोनों ने डबल घूरी से नवाज से आंखों ही आंखों में इसे निकलना चाहा था। आए बड़े बीवी के चमचे। इब्राहिम ने इसके कंधे पर थप्पड़ सीट करते साथ ही एक लकब से नवाजा। भाई वो आप ही थे ना जो मेरी भाभी को मीसनी चुड़ैल और ना जाने क्या क्या कहकर पुकारते थे। अब वो बातें भूल गए हैं। ये मैं आपको ज़हन नशीन करवाऊँ। सरबत ने मज़े लेते बात को खासा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया तो आलिया इसकी बात सुनती खुशमगी नजरों से शुजा को देखने लगी। नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा। वो हड़बड़ा कर कहता अनजान में था, साफ मुकर गया था। अल्लाह अल्लाह करे भाई, झूठ तो मत बोले, रमज़ान का महीना है, डबल गुनाह मिलेगा। वो अब की बात नॉन स्टॉप बोलती, एक पाक महीने का हवाला देकर इसे मज़ीद मुश्किलों में डाल गई थी। पहले तो सिर्फ़ आपसे चाय बनवाई थी अ, मिस्टर शुजा वकास, मगर अब की बार आपसे बर्तन धुलवाऊँगी, याद रखिएगा मेरी बात। इसकी तरफ देखकर गुस्से में एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए बोली तो बेचारे शुजा के गले की गिल्टी उभर कर मधु में थी। नहीं यार, शरबत की तो आदत है मज़ाक करने की, तुम खामख़ा में सीरियस हो जाती हो। कूल डाउन रहो। इसे गुस्से से खुद की तरफ देखता पाकर वह गड़बड़ा कर अपनी जगह से उठता इस तक पहुँचा ही था जब वो सिरे से इसे इग्नोर करती वापस किचन की जाने बढ़ गई थी। मैं तो तुझे सिर्फ़ बीवी का चमचा समझता था, मगर तू तो पक्का अज़न मुरीद निकला। इब्राहिम का लहजा साफ तंज से लदा भरा था, जबकि हैरत के मारे तो सरबत का मुंह ही खुले का खुला रह गया। आपने कभी खुद से किचन में जाकर एक गिलास पानी का नहीं पिया, लेकिन बीवी के घर में आते ही इसके लिए चाय बनने लगी। वाह क्या कहने जनाब के। रईसी कसर तो सरबत के बोलों ने पूरी करती थी। वो मस्कीन सी सूरत बनाए सर हाथों में गिरा है इब्राहिम को शिद्दत से कोसने में मशगूल था, जो चुप नहीं रह सकता था। तेरी वजह से हुआ है ये सब। वो खुद को बीच से हटाता सारे का सारा इल्जाम इस पर डाल गया था। भैया सारी गलती आपकी है, ना कि इनको बीच में मत लाएं। सरबत ने मैदान में कूदते आगे होकर अपने शौहर नामदार को बचाना चाहा। वाह मेरी बहना, क्या कहने तुम्हारे, अब शोहर आ गया तो भाई को भूल गई हो, बेवफा बहन। इसने इमोशनल ब्लैकमेल करते नजर ना आने वाले आंसू पहुंचे। मैंने ऐसा नहीं कहा भैया। अगली पल वो सीधी होती भोलेपन से कहकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी तो इब्राहिम ने तीखे चतौनों से इसे ड्रामेबाज को घूरा जो इसकी मासूम सी बीवी को अपनी बातों के जाल में उलझाए खुद मीसना बना बैठा था। इस ढोंगी के जाल में मत फंसना, ये तुम्हें बरगलाएगा। और बस कर दिया, आप सबसे पहले शुरुआत आपने की थी और इल्ज़ाम मेरे मासूम से भाई पर डाल रहे थे। उन्होंने तो अपनी बीवी के लिए चाय तक बनाई है और आपने तो कभी मुझसे झूठे मुंह पानी भी नहीं पूछा। सिर्फ इतने गुस्से से कहते इसकी खूब क्लास लेट लगा डाली थी। चल मेरे भाई खुद ही फंस गया। इब्राहिम अपनी जगह हैरत के मारे खड़ा हो गया। इसे पहली बार अपने कानों से कुछ गलत सुनाई देता हुआ महसूस कि आया। इसकी मासूम सी दिखने वाली बीवी इसके अंदर भरी बैठी थी कि सारे का सारा गुबार निकालती इसे अंधेरों में छोड़ गई थी। हाँ तो बच्चों कैसा लगा मेरा मजाक। तूने क्या समझा था कि मेरी बहन और बीवी को आसानी से मेरे खिलाफ भड़का देगा। अब जाकर अपनी बीवी को, ये ना हो वो मुझसे ना हो मुझे तो सिर्फ बर्तन धोने के सामने ले, तुम्हें कहीं अफ्तारी बनाने का ना कह दे। शिजाक ने कहकर लगाते इसके रहे से सुकून को खारिज करते से किचन की दानी जाने का इशारा किया। वो बेबसी से दांत कचका था, इसे ज़ेरे लबकबात से नवाजने लगा। आज तो दोनों बेटियों के हाथ का जायका खाकर तो बहुत अच्छा लगा। जीती रहो, खुश रहो और हंसती मुस्कुराती रहो। वकार और विकास साहब ने दोनों को दुआएं देते आखिर में इनकी हौसला अफजाई की तो खुशी से दोनों नंद भाभी की बाँचें खिली। मगर इन जीजा साले की वारफितगी आना है, सॉरी वाह अलग पढ़ना रे और ये समथिंग अलग है ना, ऐसे ही ना। वारफितगी से भरी नज़रें खुद पर बढ़ते देख कर इनका हलकता कड़वा हुआ था, जिन्हें मुकाबले में बड़ी शिद्दत से महसूस किया था। पर फिलहाल वह यहाँ कोई कारनामा सर अंजाम देने से कासिर थे। जब भी दिल पर पत्थर रखते इन्हें मजबूरन वहाँ खामोश बैठना पड़ा। वो दोनों बातों में मसरूफ़ इनसे अलग थलग जाकर बैठी हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि इन्हें ज़रा भी मुँह नहीं लगाने वाली। जिस पर वो दोनों मुँह बिछोड़े एक दूसरे को कोसने लगे। वेट अगर एक कप चाय का मिल जाता तो मज़ा ही दुबाला हो जाता। अफ्तारी का वकार साहब ने एक नज़र इब्राहिम और शुजा के लटके हुए चेहरे पर डालते लड़कियों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए कहा तो दोनों जी अच्छा कहती आगे पीछे होकर किचन की जानिब चलती। इब्राहिम ने साथ बैठे शुजा को इशारा किया तो इसने नासमझी से आइब्रो झुकाए, जिस पर इब्राहिम का दिल किया अपना सर किसी दीवार में दे मारे। ये फिर इसका ओ अकल के अंधे, रास्ता साफ है, चल अपनी अपनी बीवियों को बनाते हैं। इसने पते की बात बताई तो शुजा की आंखें इस बात पर चमकी। दोनों बुजुर्गों की नज़रों से बचते अंदर दाखिल हुए। आलिया मैडम स्लैब से टेक लगाए मजे से बैठी हुई थी।
जबकि सरबत की फ्रिज से दूध निकाल रही थी। इन पर नज़र पड़ते ही इसने दोनों को देखते बुरा सा मुँह बनाया था। "जाइए यहाँ से, हम लोग आपसे बात नहीं करने वाले।" आलिया ने गुस्से से कहते इन दोनों से मुँह फेरा। वहीं दोनों की हिम्मत जवाब देगी थी, जिस पर वो खतरनाक तेवरिया इनकी तरफ खड़े थे। जब दोनों इन्हें अपनी तरफ फरता देख घबराईं। "तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं बोलती मेरे साथ।" इब्राहिम ने बिना आलिया और शुजा की परवाह किए बगैर इसे बाजू से पकड़ कर ज़बरदस्ती अपने साथ लिए बाहर की जानिब चल दिया। इसने भड़बड़ाते बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन बिना इसकी इजाज़त के बगैर वो कुछ ना कर सकी और थक-हार कर इसके हिसाब में कैद रहते जिद्दोजहद जिद्दोजहद छोड़ दी। तो इब्राहिम इसके हल्के से भीगे नैन कटोरे में होश खोता इन्हीं लबों से मुतबर करने लगा था, "मेरी ज़िंदगी तुम चाहे मुझसे सारी इफ्तारी बनवा लो, मगर यूँ मुझसे रूठना मत। मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा।" वो मुस्किन सी सूरत बनाए इसके गाल पर झुकता वहाँ शिद्दत से लपकता इन पर अपनी छाप छोड़ने लगा था। सरबत इसकी शौक सी कार्रवाई पर सुरख़लाब होती आँखें मूंद की दिल इसकी मोहब्बत पे माला बाग-बाग होने लगा था। तुम सीधे तरीके से मानते हो या तुम्हारे भाई की तरह मैं भी तुम पर ज़ोर ज़बरदस्ती से पेश आऊँ? क्या प्लीज़ कोई अच्छा रीडर, अच्छे रीडर से मुराद है वो जिन्हें हमसे खुन्नास नहीं है। क्या हमें बता सकता है कि आज हमारे माइक में ख़राबी थी कि नहीं? आवाज़ ठीक आ रही थी या नहीं? शुजा इसके चेहरा मोड़ने पर सख्त बदमज़ा होता धमकी देने लगा। आलिया मैडम इसकी वार्निंग सुनती गुस्से से पलटी। "हाँ, तो आप मर्दों को और आता ही क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ोर ज़बरदस्ती ही तो करनी आती है और आप कर ही क्या सकते हैं?" इसके गौरवशाली पर शुजा ने दाँत देती नज़रों से इसे देखते दाँत खचकाते अपने कदम इसकी सिमत बढ़ाए तो फर्राटे भरती इसकी ज़ुबान को एकदम ब्रेक लगा था। "हम मर्दों को इसके अलावा प्यार करना भी आता है, पर आप जैसी सिनफ़े नाज़ुक इस कार्रवाई पर होश से बेगाना होती कौमों में जाने की तरफ पर होती हैं।" इसके बेहद करीब ठहर कर इसके एतराफ़ में आतिका वो गंभीरतन भरी सरगोशी में कहते इसे शर्मसार कर क्या था। बहरहाल यूँ छोटी से छोटी बातों को लेकर रूठने मत बैठ जाया करें और ना ही इन बातों को किसी के सामने बोला करो। अब तुम छोटी सी बच्ची नहीं बल्कि एक बालिग दोशीज़ा और हमारे मियाँ बीवी की कुछ प्राइवेसी भी होती है जिसे यूँ सरेआम किसी पर अयां नहीं करते। मैं तो तुम्हें कुछ वक़्त दे रहा था मगर अब मुझे लगता है मैंने तुम्हें ये स्पेस देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यूँ ही इस पर झुके हुए इसके नाज़ुक से सरापे को गहरी नज़रों से देखता अपनी बातों से इसे बहुत कुछ पावर कर आ चुका था। इसकी चौमेनी गुफ्तगू पर आलिया की हथेलियाँ पसीने से शराबोर भीगने लगी थी। जबकि इसकी नज़रों की तपिश से इसके सुरख़ारे से खुद ब खुद झुकते चले गए थे। इसकी पतली होती हालत से महसूस होता शुजा इसके बेदाग से गाल पर झुकता वहाँ अपना लम्हा छोड़ के इसे कँपकपाने पर मजबूर कर गया था। शुजा इसने कँपकपाते हुए लहजे में कहकर इससे बाज़ रखना चाहा था जिस पर वो इसकी हालत पर रहम खाता धीरे से मुस्कुराते इसे अपनी खुशबुओं के साथ में छोटे चुपके से बाहर की जानिब बढ़ा था। ओके ये शेर है, खुद ही पढ़ लो भई मुझे पता है मैंने अटकना है। वो जो भीगी जुल्फ़ों को तौलिए से रगड़ रही थी, इस शेर को सुनते सरहद से पलटी। सामने ही वो हलाकू खान सॉरी दरवाजे से टेक लगाए इसे सर से पैर तक बड़ी ही फुर्सत से निहार रहा था, जैसे पहले इसे कभी नज़र भर कर देखा ना हो। नायाब के मुँह के ज़ावे बुरी तरह बिगड़े, वो तेवरी चढ़ाए तेज़ी से बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाती जल्दी से खुद को कवर कर गई। "कोई शर्म हया है आप में? ऐसे किसी के कमरे में बिना इजाज़त के दाखिल नहीं होते। निकलें अभी के अभी वरना अच्छा नहीं होगा।" शहादत की उँगली से दिखाती वो गुस्से से वार्न करने लगी। "मैं अपनी ज़ाती बीवी के कमरे में दाखिल हुआ हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे अंदर आने से पहले किसी से पूछने की ज़रूरत है। और रही बात शर्म हया की, तो इसका भला मुझसे कौन-सा बाज़ था? शर्माना घबराना तो लड़कियों का ज़ेवर है और इन्हीं पर ही जचता है। और ये धमकियाँ मत दिया करो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं। इसके लिए तुम्हें चाहे अपने माँ-बाप के इस कमरे में पेशी लगवाओ ये या फिर सुप्रीम कोर्ट में।" अपनी बात कहता वो दबीस कदम भरता इसके रूबरू हुआ था। "ये आगे क्यों आ रहे हैं? पीछे हों।" इसे अपनी तरफ बढ़ता देख इसकी सीटी-वीटी गुम हुई थी, जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी, वो भी इस हलाकू खान के करीब आने पर वो चक्कर हो गई थी। बालों में लिपटा हुआ तौलिया गिरकर कालीन पर जा बचा था। जबकि वो डर और झिझक के मिले-जुले एहसास से खौफ खाती पीछे होते-होते दीवार से जा टकराई। किसी कबूतर की तरह आँखें बंद करती वो अपने खोल में सिमटने लगी। दिल मामूल से तेज़ धड़कने लगा। एक नया एहसास आज इसके दिल में जागा जिसे इस वक़्त वो समझने की सलाहियत से मफ़क़ूद थी। दरमान कुरैशी इसके करीब पहुँचता बहुत अचानक ही इसके गिर्द हाथ गुजार कर एक ही जस्त में अपनी तरफ खींचता पूरी तरह इसे अपने हिसार में ले गया था। वो हल्की सी चीख इसके नज़र करती काँपने लगी। आबशार की मानिंद गीले घींसों से पानी की बूँदें टपकने लगीं। दरमान की गुर्बत में इसका रोम-रोम सनसना उठा था। जान हलक में तो इस वक़्त आई जब इस दुश्मन जान की सांसें अपने चेहरे पे बेहद करीब पाते इसका वजूद सलसलों की ज़द में आया था। वो अच्छा खासा महसूस होता इसकी नन्ही सी जान को अज़ाब में डाले हुए था। नायाब का सारा खून निचड़ कर चेहरे पर अपनी भाप छोड़ने लगा। इससे पहले कि वो इससे रूह में बहक कर कोई कार्रवाई सरअंजाम देता, अचानक ही दरवाजे पर ज़बरदस्त सी दस्तक हुई। दरमान तो अच्छा खासा सिच हुआ मगर वो अपनी जान खलासी होने पर इस फरिश्ते को दुआएँ देती वहाँ से जाने को मुड़ी ही थी जब इतनी तेज़ी से वो इसकी मरमरी नाज़ुक सी कलाई को अपनी गिरफ्त में लेता थे इसे छिड़कने पर मजबूर कर गया। जल्दी से
ओके, इसने शेर पढ़ा है, हम लोग खुद ही पढ़ लें। इसके क्या है कि बेबाक से शेर पर नायाब की आंखों की पुतलियां सुकड़ कर फैली। वह खफत मिटाने की खातर शर्म हया को बलाए दाग रखती गुस्से से धाड़ी। अपनी सोती सोती से अपने सारे ख्वाब पूरे करवाइएगा मिस्टर दरमान कुरैशी, मुझे, क्योंकि मुझे आप में और आपके फजूल ख्वाबों से कोई सरोकार नहीं। लफ्ज़ों को चबा चबा कर वो इसी तनाफर से कहती, गमो गुस्से से वहाँ से वाकआउट कर गई थी। इसके जवाब पर दरमान के नाभी लबों पर मुस्कुराहट फैली। इसका फलक शिकाफ कहका सुनती नायाब खजालत से सर तपा, पैर सुरख होते आखिर में से घुड़ी से नवाज़ना ना भूली थी, जो हाथ मुँह बल्कि नहा धोकर इसके पीछे पड़ा हुआ था। हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नायाब के दरवाज़ा खोलने पर रबीशा जल्दी से बोलती उसका हाथ थाम गई कि वह इनकार ना करती, मगर नायाब ने कुछ सोचने के बाद उसके हाथ थपथपाते सर इस बात में सर हिलाया तो वो खुशी से झूमती उसके गले जा लगी। उसने कोफ से रबीशा की हरकत को देखा। उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर सब्र के कड़वे घूंट पीती उसके हम कदम चलती सीढ़ियाँ उतरने लगी। यहाँ सैफ़ी से उन लोगों की मत फिर चल रही थी। मेरे पास नहीं है पैसे, मैं नहीं खिला सकता इन भूखों को। जो थे वो दोस्तों को लुटा दिए क्योंकि उनसे उधार लिए थे। वो अपना वॉलेट इन लोगों के सामने लहराता उन्हें बसाहा देने लगा जो बिल्कुल खाली था। तो उस दिन डींगे मारने की तुक बनती थी भला, तो गुस्से से घूरती उसे लताड़ने लगी। अरे अरे लड़ो मत, मैं हूं ना, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तभी वहाँ दरमान की हशाश पशाश सी आवाज़ उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर गई, जो लाइट पीच कलर की शर्ट से ब्लैक पैंट में तैयार उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। भाभी आप ही चले ना। अरे गुड़िया मैं नहीं जा सकती, अनायल आने वाले होंगे और दुआ भी ठीक से इंजॉय नहीं करने देगी। अगली बार चलूँगी पक्का। वह रबीशा के बार बार इसरार करने पर उसे बोलती दुआ को उठाने लगी, जो क्रॉलिंग करती उसके पैरों में लौट रही थी। अनायत और रबीशा ने दुपट्टे से चेहरा कवर कर रखा था, जबकि नायाब को गले में दुपट्टा लेते देखकर उसका दिमाग घूमा। चेहरा ढको अपना। वो जो सीट बेल्ट लगा रही थी उसकी बात मैंने समझी से उसकी तरफ देखने लगी, जो उसी की घूर रहा था। मैंने कहा दुपट्टे से चेहरा ढांपा। वो दूसरी बार अपनी बात हराता उसे खुद को घूरने पर जरा सा मन कर गया। मुझे नहीं आता इस तंबू को लपेटना। वो मुँह की साफी बिगाड़ती अपने लहजे को होटल में कान नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी ज़ाहिरी और बातिनी खूबसूरती पर सिर्फ मेरा हक है, लिहाजा खुद को मुझ तक ही महदूद रखो। वो कहता अचानक से उसके गले में लिए हुए दुपट्टे को उस पर लपेटने लगा और रबीशा से पिंस लेता उन्हें अच्छे से पिनअप करने लगा ताकि आगे जाकर उसे कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कनखियों से मुस्कुराहट दबाते दरमान और नायाब की तरफ देखा और दरमान तो मुस्कुरा रहा था, जबकि नायाब शीशे के पार नज़ारे देखने में मशगूल थी, जैसे उससे पढ़कर और कोई काम ही नहीं है। गाड़ी मंजिल मकसूद पर पहुंची तो सभी ने अपने अपने पसंदीदा फ्लेवर्स मंगवाए। उसने गर्दन मोड़कर इतराफ़ का जायज़ा लिया, जहाँ कुछ लोग पेट पूजा में मसरूफ़ थे तो कुछ सेल्फीज लेने में, और फिर मुसलसल अपने ऊपर की वालिहाना नज़र महसूस करती वो सबसे बैठी जहर मारकर आइसक्रीम के चंद एक लकमे लेने लगी। रबीशा ने न जाने उसकी कितने पिक्स क्लिक की थी और उसे मुस्कुराने का कहा। वो थी कि सपाट चेहरे लिए बस फीका सा मुस्कुरा देती। दरमान ने उसकी तरफ देखा तो वो मुंह पर नो लिफ्ट का बोर्ड सजाए चेहरा दूसरी तरफ फेर गई, तो वो भी बिना कुछ कहे उसे उसके हाल पर छोड़ता खुद पेमेंट करने चला गया। उसके जाते ही नायाब के जहन में चमका हुआ वो गहरे महसूस अंदाज में आइसक्रीम को कपड़ों पर गिराती इन लोगों को खुद की तरफ मुतवज्जा करने के लिए कपड़ों को झाड़ते हुए बुलंद आवाज़ में बुड़बुड़ाई, ओ शिट स्टीन लग गया। वो अफसोस से बोलती उठ खड़ी हुई थी। कुछ नहीं होता, आप भी चलिए, हम उसे वॉश करा के आते हैं। रबीशा ने कहते उसे चलने का कहा तो वो भी मौका गनीमत जानती उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसने करने की ठान तो ली थी, मगर अंदर से एक डर भी लाक था कि अगर रहमान को पता चल गया तो वो अब की बार उसे क्या सज़ा देगा। मगर फ़िलहाल उसे कुछ ना कुछ करना ही था, क्योंकि फिर न जाने उसे कब मौका मैसर आएगा। घर में तो कोई से अपने मोबाइल के आसपास भटकने भी नहीं देता था। यकीनन ये भी कोई इस हलाको खान का ही हुक्म था। रबीशा ज़रा अपना मोबाइल देना, मैं मॉम से बात कर लूँ, उनकी खैरियत मालूम करनी है। नायाब ने स्टेन वॉश करने के बाद रबीशा को वजाहत देते उससे मोबाइल मांगा तो वो भूली भाग खुशी से अपना मोबाइल पकड़ा गई। लगता है जैसे अनायत ने तुम्हें आवाज़ दी है, देखो कहीं बाहर तो नहीं ठहरी। वो इतना कहकर उसे बाहर की तरफ भेज दी। जल्दी से मतलूबा नंबर पर चंद एक ज़रूरी मैसेजेस भेजने के बाद उसे फ़ोन से डिलीट कर दी। दुपट्टे को खोल कर फिर से चेहरे को कवर अप करने लगी। अनु नहीं आई, हमें बुलाने आपका कान बज रहे थे। आप ही वो हंस कर कहती उसके दुपट्टे को खुद ही हिजाब के स्टाइल में पिन अप करने लगी।
हाँ शायद है, मैंने भी भाभी का नंबर मिलाया तो आगे से फ़ोन रिसीव ही नहीं हुआ, लगता है काम में बिजी होंगी। वो इतना कहकर अपने टेबल की तरफ बढ़ी जहाँ दरबान पहले से खड़ा चेहरे पर सख्त आसरा सजाए उससे घूर रहा था, जैसे उसे नयाब की सारी कार्रवाई समझ में आ गई हो। भाई लॉन्ग ड्राइव पर चलें? रबीशा ने एक्साइटेड होते दरबान के मुखातिब किया। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी रात को बाहर रहने की, चुपचाप से गाड़ी में बैठो। वो बिगड़े तेवर से उन्हें बैठने का कहता खुद भी घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। सैफी ने उसे ठोका मारते दांत दिखाए तो रबीशा ने उसके पाँव पर पाँव रख इतनी जोर से कुचले कि वो बेचारा बलबला कर रह गया। अल्लाह पूछे तुमसे पित्ती चुड़ैल, वो सिल्काबाद से नवाजता दुहाई देने वाले लब वो लहजे में कहता। ऊन इनायत को मुस्कुराहट दबाने पर मजबूर कर गया। दरमान के तरस रवैये को देखते सभी ने खामोशी से सफ़र किया, वरना क्या बेटी वो गुस्से में आकर छिड़कना दे। लाउंज में दाखिल होती सभी को बातों में मसरूफ़ देखते वो सलाम करते उनके साथ आ बैठे। साथ ही रबीशा ने अपनी सारी कार्रवाई इनसे गोश गुजार दी। नजीना कुरैशी की तबीयत अब काफ़ी हद तक संभल गई थी, जिस बिना पर वो उन्हीं के साथ खुशखबरियों में मशगूल थी। नयाब को ऊपर की जानिब जाते देखकर उन्होंने पीछे से हाँक लगाई तो वो अनसुनी करती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। नयाब फ़ौरन से नीचे और सुना नहीं तुमने पप्पू बुला रही हैं। दरमान को उसकी किनारा बेहद जहर लगा था, जबकि सख्ती से वार्न करने लगा। मेरा दिल नहीं करता मैं इस औरत से बात करूं, मुझे कोई इस बात पर ज़बरदस्ती रजामंद नहीं कर सकता। मेरी अपनी मर्ज़ी में जहाँ जाऊँ, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं, और ना ही मैं किसी अरे खरे के हुक्म की पाबंद हूँ। दो टुक लहजे में बहुत कुछ जताती वो आंखों में बेतहाशा नफरत लिए गुस्से से फनकारने लगी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है फूफू से तमीज़ से बात क्या करो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं बच्ची के एक माँ से कैसे बात की जाती है। दरमान के बस न चला कि वो उस नयाब नामी मुसीबत की गुद्दी से ज़ुबान खींचकर बाहर निकाल देगी, उसे जिंदा दरगू कर दे। अजीब से फसाद बर्पा कर रखा है दिमाग लड़की ने, बकवास बंद करो अपनी। वो गुस्से से फनकारता उसकी तरफ बढ़ा, मगर बीच में उसे रुकना पड़ा क्योंकि बाबा उसे चुप रहने का इशारा करते नयाब की तरफ मुतवज्जा हुए, जो निडर बनी किसी भी मुसीबत का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। ये वक्त नहीं है इन सब बातों का, फिलहाल अपने अपने कमरे में जाओ, सुबह तसल्ली से इस बारे में बात करेंगे। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मेरे डैड के पास वापस जाना है, मुझे यहाँ दम घुटता मैं मर जाऊँगी, मुझे यहाँ से भेज दे। उनकी बात काटती नहीं, आप जल्दी से बोलती से सकने लगी। तुम अगर मरी हुई तो इसी हवेली में मरोगी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं भेजने वाला। ये बात अपने जहन में बिठा लो। बस सपाट चेहरे से उसकी तरफ देखता, हालांकि बल चला है कि उसे लगा उसके कान अभी कुव्वत समाहत से महरूम न जाएंगे। नयाब की कलाई इतनी मजबूत गिरफ्त में लिए वो सभी की बातों को सिरे से नज़रअंदाज की। उसका हाथ थामे उसे ज़बरदस्ती अपनी साथ घसीटता हुआ कमरे की जाने बढ़ा और उसे बेड पर धक्का देते दरवाजे को लॉक किए। फुर्ती से उसको अपने कब्जे में लिए उस पर छाया था। दूर रहो, अब घटिया तरीका अपनाओगे मुझे अपनी नज़रों में गिराने का। उसके सामने बुरी तरह झटपटाती वो खुद को उसके शिकंजे से निकालने की कोशिश करती रही थी, मगर मुकाबले उसे अपनी हानि गिरफ्त में पूरी तरह से लिए उस पर काबिज हुआ था। अस्सलाम वालेकुम चच्ची, आप यहाँ? मैं बस वो टेबल लगाने वाली थी। खुद को घूरता भागकर वो हड़बड़ा कर कहती टेबल से चीज़ें समेटने लगी थी। क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? लड़की और भूलो मत ये मेरा घर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा सिक्का चलता है। इसके सलाम को नज़रअंदाज कर कर लफ्ज़ों को गलत इतराफ़ में लिए मैं इस वक़्त हम होती गुस्से से बोली, नहीं मैं तो हाँ बस करो, सब पता है मुझे, इतनी भूली मत बनो जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। तुम्हें अपने घर में मैं एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुपचाप से अपना सामान उठाओ और जल्दी बनो, वरना ऐसी चाल चलूँगी कि इब्राहिम खुद तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल देगा। उन्होंने उंगली उठाकर वार्निंग दी थी। सरोज आंसू पीते उनके जहरीले अल्फाज चुपचाप सुनती रही, जबकि बाहर खड़ा शख्स उनकी गुफ्तगू सुनता मुठियाँ भींचे सबसे खड़ा किसी गहरी सोच में गया हुआ था। किसी सोच की तहत अगले ही लम्हे उसकी आंखें चमकी, जिस पर वो गहरा मुस्कुराया और जिस राह आया था उसी राह वापस ही जाने मुड़ गया। सरोज आंसू पहुँचते उनकी बातों को नज़रअंदाज करके वापस काम में जट गया। सहरी से लुत्फ़ उठाते सभी खामोशी से अपनी अपनी प्लेट पर झुके हुए थे। वक़ार साहब ने सब पर एक अचट्टी नज़र डाली। क्या हुआ, सब चुप चुप के बैठे हैं? उनके कहने पर सभी ने सर नफ़ी में हिलाया। कुछ नहीं बाबा जान, सब ठीक है। इब्राहिम हल्की से मुस्कुराहट से बोलता उन्हें वजाहत देने लगा था। बेटा तुम क्यों कुछ नहीं ले रही? क्या इस गधे ने तुम्हें कुछ कहा है जिसकी वजह से तुम परेशान हो और सहरी भी सही तरीके से नहीं खा रही हो? उन्होंने सरोज को मुखातिब करते उसके बुराए नाम खाने पर चोट करते जवाब दिया। नहीं बाबा जान, इसी को बात नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, उसने कहा तो मिसेस वक़ार एक नज़र उसके मुरझाए हुए चेहरे पर डालती अगले पर हंकार भरते अपनी प्लेट पर झुक गईं, जैसे उन्हें उसकी परेशानी से कोई सरोकार नहीं। यार बाबा, मेरा अब्बा बनने की बारी है और आप मुझे हर वक्त गधे से मुशाबत करते रहते हैं। ज़रा सोचिए अगर कल कल को मेरे बच्चे भी मुझे अब्बा बुलाने के बजाय गधा बुलाने लगे तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी मेरी? इब्राहिम की ज़ुबानी बात पर जहाँ सरोज के गाल धहके वहीं बाबा ने ज़बरदस्त कहकर लगाते उसके मज़ीद कान खींचे थे। तो चाहे नाना दादा भी बन जाए
तो चाहे नाना ताता भी बन जाए मैं तब भी तुझे गधा ही बुलाऊंगा। उसकी मस्कीन सी सूरत को देखते हुए कहे बिना ना रह सके, जबकि वो बेचारा अपनी हुई इज्जत अफजाई पर हंसती हुई बेगम को घूरने लगा, जिसका साथ देने के बजाय दांत दिखाती उल्टा खीखी करने में मसरूफ थी। तुम जरा कमरे में चलो, तुम्हारी हंसी तो मैं अच्छे से बंद करता हूँ। उसके कान की तरफ झुककर इब्राहिम अब शरारत से बोलता उससे गुड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। मैंने क्या किया है? वो रोनी से सूरत बनाए हल्की सी आवाज़ में मनमनाती उससे पूछे बिना न रह सकी। यही तो तुम्हारा मसला है बेगम जान, कि आपने कुछ किया ही नहीं है और ना ही आप कुछ करती हैं। बस जो करूँगा मैं ही करूँगा, वो उसी के अंदाज में बोलता और बहुत कुछ जताता उसके रहे से सुकून को भी गारत कर गया। मैं बाबा से आपकी शिकायत करूँगी। उसने उसे बांस रखने के लिए बाबा का डरावा देना चाहा था। तुम चाहे मेरे ससुर को भी बुला लो, मैं तब आवाज़ नहीं आने वाला। इब्राहिम की धमकी पूरी गुफ्तगू पर उसके माथे पर नन्हे मुन्ने पसीने के कतरे नमोदार होते दिखाई दिए और उसने जवाब देने के बजाय चुप रहने में ही आफत जानी थी। सूरज तलु होता अपनी पूरी आबताब से धमक रहा था। उसने इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम घर में बताया तो पापा बहुत नाराज़ हुए, लेकिन मिसेस वकार ने उससे अकेले में चंद एक बातें की जिस पर वो गुस्से से भरा उनको कोई जवाब भी दिए बगैर कमरे से बाहर निकला था, जहाँ वो सत्य चेहरे से मुंह फुलाए उसे देखते ही रुक फिर गई थी। जिस पर वो ठंडी हवा भरता उसके करीब खड़ा हुआ, मगर वो इतनी ही तेज़ी से उससे दूर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अचानक उसकी गिरफ्त मजबूत होती उसे रुकने पर मजबूर कर गई। आप पहले नहीं बता सकते थे कि आपने शहर से जाना है? एक में ही पागल हूँ जो आपसे अपने दिल की हर एक छोटी से छोटी बात शेयर करती हूँ। उसे शिकवा करते साथ ही अपनी कहलाई उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवानी चाहिए। नहीं, तुम लोग अपनी जगह पर सही हो, एक मेरा ही दिमाग ख़राब हो रखा है। वो गुस्से से बोलता एक झटके से उसे छोड़े अपना बैग उठाए वहाँ से निकलता चला गया। मिसेस वकार उसकी ऊंची आवाज़ सुनती बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर उनके जलते दिल को जिससे राहत मिली। वो फतह से मुस्कुराती जताती नज़र उन पर डाले वहाँ से ओझल हुई तो सरोज नम आँखों लिए अपने कमरे में जा बंद हुई। पहली बार इब्राहिम ने उससे इस लहजे में बात की थी। वो बुझे दिल से थकी हारी बेड पर गिरी। उसकी आँख दस्तक की वजह से खुली, शायद दरवाजे पर कोई इजाज़त मिलने की आस में खड़ा था। उसने इतराफ़ में नज़रें घुमाते दुखते सर को थामा। रात की बाबत याद आते नफरत के सबब इसकी आंखें लाल अंगारा होने लगी। वो ससुरवी से चलती दरवाजे तक पहुंची जहाँ नायला भाभी उसे नीचे आने का कह रही थी। उसकी बेतरतीब सी हालत को देखते भाभी ने नज़रें चुराई, पर वो तंजिया मुस्कुराती उन्हें शर्मिंदा कर गई। कुछ देर बाद वो जो ही कमरे में दाखिल हुई, बड़ों को वहाँ जमा देखकर उसने बेतासुर सी नज़रें घुमाई। वो सितमगर भी बाबा के साथ बैठा एक कहर भरी नज़र उस पर डालता अगले ही पल वो आंखें फेर गया। वो चताती नज़रों उस पर डालते चलती हुई इतराफ़ में रखी कुर्सी पर जा बैठी कि तुम दोनों हमारी इज्जत को खाक में मिलाने की पूरी कोशिशों में हो। आखिर चाहते क्या हो? आज आप सब बता ही दो। बाबा ने दोनों पर कड़ी नज़र डालते इन दोनों से साफ मुतालबा करना चाहा। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे मेरे डैड के पास जाना है। हमेशा वाली रट नायाब उनके सामने रखी रुकती नफरत से बोली पास बैठी फुफोस की बात पर आंखें मिचती आंसू अपने अंदर उतारने लगी। एक कदम बाहर निकाल कर दिखाओ, तुम्हारी टांगें तोड़कर रख दूंगा। दरमान गुस्से से फनकारता उठ खड़ा हुआ। जब बाबा ने उसे इशारे से वहीं रोक दिया, वो मजबूरन मुठ्ठियां भींचते सबसे वहीं खड़ा रह गया। वो शख्स झूठा है, एक बार नहीं बार बार उसने तुम्हारी माँ को धत्कारा और उसे झूठ बोला है। वो सिर्फ उससे पैसों का भूखा है और इसी वजह से उसने तुम्हारी माँ से शादी की थी। हम लोगों की बातों पर तुम्हें एतमाद नहीं, क्यों अपने हंसते बसते घर को उजाड़ने में लगी हो। उनकी बात सुनती ना आप झटके से उठ खड़ी हुई। मेरे डैड क्या हैं क्या नहीं, इस बारे में मुझे आप लोगों से कुछ नहीं सुनना, ना ही मुझे आप लोगों पर रत्ती बराबर यकीन है। वो नफरतों की सारी हदें फलांगती गजब वो गुस्से से चलाई। और दूसरी बात, ये शादी मेरी रजामंदी से नहीं बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती से हुई थी। मुझे तो सिर्फ इस कैद खाने से बाहर निकलना था जहाँ आपके इस नाम नहाद बेटे ने मुझे किडनैप करके बंदी बनाया हुआ था, और इसलिए मैंने नाटक किया था क्योंकि मैं ना उस दिन खुश थी और ना ही आज हूँ। मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई, लेकिन इसकी ज़ुबान को नजीना बेगम के पढ़ने वाले थप्पड़ ने रोका था। वो साख से खड़ी अपने गाल पर हाथ रखे हैरान नजरों से उन्हें देख रही थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे मारने की चुप एक लफ्ज़ निकलब तुम्हारे मुँह से नहीं। आपको रोकते वो बरहम हुई। निकल जाओ यहाँ से, उसी बेसर शख्स के पास चली जाओ। याद रखना, अगर वो तुम्हें धक्का देकर घर से निकाल दे तो अपनी ये सूरत लेकर यहाँ मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं रही। पहले भी दिल पर पत्थर रखकर रह रहे थे ना हम, और अब भी रह लेंगे। उसे बाजुओं से पकड़ कर कमरे से बाहर धकेलती वो फूट फूट कर रो दी। मुझे को ऋषि ने कुछ कहना चाहा, पर वो एक नजर नए आपके बेतासु चेहरे को देखते लब भींच गए। अनायल भाई यही जहाँ जाना चाहे इसे वहाँ छोड़ दीजिएगा। दरमान एक नज़र अनायल को देखता पप्पू को सहारा दे उनके कमरे में ले गया था। नायला भाभी ने अफसोस से नए आपको देखा जो ऐसी खड़ी थी जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। वो दुआ को उठाए चुपचाप वहाँ से चली गई। बेशन आंखों से उसे देखती गई। पता नहीं वो इतनी सख्त और पत्थर दिल की मालिक क्यों थी, क्यों उसे दूसरों का एहसास नहीं था। वो खुदगर्ज बनी आंखों पर अपने नाम निहद बाप की पढ़ाई गई पट्टियाँ पड़े हुए थी और उसके लिए उसे किसी और पर रहती बराबर बेतमाद नहीं था और ना ही वो करना चाहती थी। एक के बाद एक उसे शिकवा करना नज़रों से देखते उसकी नज़रों से उछल होते गए और वह इन सब में अकेली रह गई, बहुत अकेली। पर उसे अपने फैसले पर कुछ शर्मिंदगी नहीं थी, लेकिन तो वक्त आने पर उसे पता चलना था कि उसने कितने कीमती रिश्ते अपने बेजासित आना खुद गर्जी में खोए थे जो उसे अपनी जान से भी बढ़कर चाहते थे। फिर सिर्फ खाली हाथ मिलने के वो और कुछ करने से कासिर होगी।
मेरा बच्चा तुम ठीक हो? इन लोगों ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? बताओ ना डैड को। बोला अगर कुछ कहा है तो बेफिक्र हो, सब कुछ बोलो, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बोलो। नए आपकी सुंदर कहने का इंतजार किए बगैर अपनी मुसलसल हाँके जा रहे थे, जिस पर वो उन दोनों को हाथ थामती मुस्कुराकर सर नफ़े में हिला के, नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं, हवेली वाले अगर मुझे कह देते तो मैं इतनी आसानी से उन्हें खुद को बुरा भला कहने देती। मैं उन्हें रुसवा कर कर आई हूँ, उनकी इज्जत को 2 टके का कर कर लौटी हूँ। उन्हें क्या लगा मैं दबूसी लड़की हूँ जो इनके इशारे पर चलेगी? बात वो अच्छे से अपने जहन में हिफ्ज़ कर चुके हैं। पर मसरत और खुशी से चहकती हुई उनके चेहरे से मुस्कुराहट पर खिल गई। शाबाश मेरा बच्चा, वो तंजे मुस्कुराते लाड से कहकर उसे गले लगा गए तो वो भी उनके सीने से लगते अपनी आंखें मूंद गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, कैसी जगह नहीं बची थी जहाँ मैंने तुम्हें तलाश न किया हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे जिस्म से किसी ने रूह निकाल दी हो। बोलते हुए अचानक उनका लहजा आपदीदा हुआ तो नयाब उनके आंसू देखती तड़पी थी। डैड मत आंसू बहाएं, मैं अब आ गई हूँ ना आपके पास, प्लीज़। मुझे आपको ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। उनके आंसू को उंगलियों की पूरों से साफ करती रंधी हुई आवाज़ में बोली। वो मुस्कुराते हुए खुद को काम डाउन करने लगी। डैड, वो जब मैं किडनैप हो गई थी ना तो दरबार ने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे निकाह किया था। मैं इस घटिया शख्स से अब खुला लेना चाहती हूँ। उससे मैंने तलाक मांगी तो वो गुस्से में फिरता भपटता मुझ पर चलाने लगा, लेकिन मैं मजीद उस शख्स के साथ रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप उसके खिलाफ खुला का पर्चा दायर करवाएं। कुछ देर की तौक़ुफ़ के बाद वो हिम्मत जमा करती उन्हें ठिठकने पर मजबूर कर गई। क्या इतना सब कुछ हो गया? तुमने अपने डैड को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? वो सहला करते बेइतनाई से पूछने लगे। मेरे पास आपको बताने का कोई रास्ता नहीं था। वो शख्स हर वक्त मुझ पर नज़र रखे हुए था। हालांकि मैंने मॉम के नंबर पर एक मैसेज भी छोड़ा, शायद वो देख नहीं सकी। उसने अपने साथ गुजरिया बीती उनके गोश्त गुवार की। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुम बस पुरसुकून रहो। उन्होंने जहन में चलती फिल्म का मंसूबा बनाते बहुत आगे की सोची थी। नया भी सर झटकते उनके हिसार से निकलती अपने कमरे में जा बंद हुई। उसे यहाँ अनाइल छोड़ कर गया था। बाकी सब लोगों की तरह उसकी आंखें में भी बेहतनाई आई थी, लेकिन उसे भला कौन सा फ़र्क पड़ जाना था। वो बेहिस बनी, सभी रिश्तों को ठोकर लगाती यहाँ चली आई थी। कुछ दिनों बाद उसे घर वापस आए बहुत दिन होने को थे। इन दिनों हवेली से किसी किस्म का कोई मैसेज या फ़ोन कॉल उसे रिसीव नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसे न जाने क्यों उस चीज़ का इंतज़ार था। शायद उसका दिल अभी भी चुपके से इंतज़ार में बैठा हुआ था। शायद कोई भूल कर ही उसे मैसेज या कॉल कर दे, मगर किसी ने ना करना और ना ही किया था। सुबह से ही उसे अपनी तबीयत में अजीब सा अनोखापन महसूस हो रहा था और साथ ही घबराहट भी हो रही थी। डैड, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे ये ऑमलेट नहीं खाना। वो सामने प्लेट में रखा ऑमलेट देखते मुँह के बुरे से सावे बनाती इन दोनों हस्तियों को ठिठकने पर मजबूर कर गई। मगर बेटा देखो, तुम्हें हमेशा से ब्रेकफास्ट में ऑमलेट और ब्रेड पसंद है, एक बाइट तो लो, अगर अच्छा नहीं लगे तो बेशक मत खाना। उन्होंने एक बाइट उसे खिलानी चाहिए, मगर जो ही वो नवाला उसके मुंह के करीब पहुंचा, उसका जी बुरी तरह मतलावर तेजी से उठती वहाँ से वॉशरूम की जाने भागी थी। लो जी, लगता है तुम्हारी बेटी कांट कर आई है, अब इन हवेली वालों की जल्दी पुश्ती बढ़ाने जा रही। मैं तो कहती हूँ अभी इसी वक्त इस बच्चे का काम तमाम कर देते हैं, ये ना इस बच्चे की हमदर्दी में वापस हवेली भाग जाए और आप खाली हाथ मलते रह जाएँ। उनकी बीवी ने सोचा कि घोड़े बहुत आगे तक दौड़ाए तो वो उनकी बात सुनते नफ़े में सर हिला गए। इतना मत सोचो, मैं कुछ नहीं करने दूंगा। उससे वो उनकी बात को जल्दी से रद्द करते उन्हें इनकार भरने पर मजबूर करके। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसका मुआयना करते जिससे खबर सुनाई तो उसे सुनते एक पल के लिए नया आपको झटका सा लगा। वो गहराती तौर पर अपने पेट पर हाथ रखती इस नन्ही सी जान को महसूस करने लगी। इस हालत में खुला तो नहीं लेना चाहती बेटा जी, अब तो वो 9 माह इंतज़ार करो, शायद इस अरसे में तुम्हारा इरादा बदल जाए और तुम वापस हवेली जाने को रजामंद हो जाओ। उन्होंने नयाब के कंधे को तपकते इसलाह करने के साथ तजवीज़ भी दे डाली, पर वो परेशानी से आगे का मेरा हाल सोचने में पेश थी। देखा, अपनी कौनसहन बेटी के कारनामे शादी तो रचाई ही, पर साथ ही उन हवेली वालों का वारिस पैदा करने जा रही है। उसे जाकर अबॉर्शन करवाती हूँ। ये नहीं हुआ कुछ रकम में अपनी माँ से बटोर लाती, पर नहीं, वो कुछ हमारे बारे में सोचने लगी। उन्होंने इधर से उधर टहलते शौहर कर कानों में जहर उंडेलना शुरू किया। तुम भी तो उसी दिन के लिए इसे अपने पास रखे हुए थे ना, कि एक दिन मौका देखते उसे अपनी जायदाद में हिस्सा मांगने को कहोगे, लेकिन देखो क्या हुआ। वो कभी भी वहाँ नहीं जाना चाहती, जायदाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके फराटे पड़ती ज़बान एक बार शुरू हुई तो दोबारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठीक है, ऐसा करना, सुबह तुम उसे हॉस्पिटल लेकर जाकर अबॉर्शन करवा देना। हमें नहीं चाहिए इन खबीसों का वारिस, कल को यही बड़ा होकर हम पर हुकूमत चलाए। उन्होंने हतमी फैसला किया तो उनकी बीवी ने भी जोर शोर से सर इस बात में हिलाया, जबकि लहजे में नागवानी थी। वो भी एक कदम चले ही देखी जब दरवाजे पर खड़ी ने आपको देखती बुरी तरह ठटके। वो नमा के लिए चलती हुई उनके करीब आई। इस नैनी सी जान ने आपका क्या बिगाड़ा है डैड? और वो सब बातें आप मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के तलाश से देते रहे, बारहा मुझे ये याद दिलाते रहे कि वो हवेली वाले घटिया कमज़ोर ज़ालिम पता नहीं क्या क्या हैं। मुझे मेरी माँ बहन के खिलाफ मुझे भड़काते रहे, मेरे अंदर इन हवेली वालों के लिए इतना जहर डाला कि मैं उनका नाम सुनते ही उन्हें बुरा भला कहती रहती। क्योंकि आपने बोले ना क्या मिला आपको ऐसा करके? उनके मद मुकाबले ठहर कर बहती नमा से पूछती, उन्हें गुस्सा दिला गई। अब ये बात तो पूछी कि मुझसे, हाँ तेरी माँ भी तेरी तरह हर वक्त मेरा दिमाग ख्याल रखती थी, ये ना करो वो ना करो, ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, उसे मत करो।
फलाना ढमकाना तंग आ गया था इस मुसीबत से। दूसरी बात सिर्फ और सिर्फ दौलत की वजह से की थी मैंने शादी, वरना प्यार तो मैं अपनी पहली बीवी से करता था। वो तो मजबूरन हमें औलाद की खुशी ना मिली, तभी मैंने तुम्हारी माँ को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। आहिस्ता आहिस्ता उससे पता चला, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। उसने तुम्हें भी लेने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, लेकिन मैंने पैसों की बदौलत तुम्हें अपने पास रख लिया और शुरू से लेकर अब तक मैं तुम्हें इस्तेमाल करता आया और तुम इन हवेली वालों से नफरत करती आई हो। बहरहाल जब राज तुम पर यहाँ हो चुका है तो अपने जहन में बात हिफ्स कर लो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने चुंगल से निकलने नहीं दूंगा। पहले माँ को फ़ोन करो और उसे अपनी जायदाद का मुतालबा करो, दूसरी सूरत में हॉस्पिटल जाकर इस बच्चे को ख़त्म कर दो। वो दो टूक बात करते ज़िंदगी में पहली बार से खुद से नफरत करने पर मजबूर करके। नहीं डैड, मैं इस नन्ही सी जान का क्या कसूर, मैं नहीं करवा रही अबॉर्शन और ना ही पैसों का मुतालबा करूँगी। वो अपनी कहकर बिना उनकी सुने वहाँ से जाने लगे। जब अपने बालों को खींचे जाने पर वो सिसकी बांधती मुड़ी, उन्होंने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते उसे जाने से रोका। तू क्या समझती मैं तुझे तेरे इस गंदे खून को मुफ्त में पालूंगा? ये गलत फहमी है तेरी। चुपचाप से हवेली फ़ोन करके मुतालबा कराओ, पूरा कराओ, वरना यहीं कभी खो दूंगा। वो एक सनसनाता हुआ थप्पड़ उसके गाल पर जड़ते उसे हैरान परेशान छोड़ गए। नायाब के लिए उनका ये रूप बहुत भयानक था। वो अपने सिसकते और मुर्दा वजूद को लिए मोबाइल तक पहुंची। वो कैसे और किससे अपनी हालत का बताती वो खुद इन लोगों को सलील और रुसवा कर आई थी और जाती भी किस्मों से। अचानक अपनी जगह से उठी ही थी जब एक जोरदार चक्कर आने पर लड़खड़ा कर होश से बेगाना होती। वो हाथों को पेट पर रखे ज़मीन पर सोई थी। भाई अब ठीक है? रबीशा उसे सोचों में गुम देखते सरदा लहजे में बोलती उसके करीब आ बैठी। हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो जख्मी मुस्कुराहट से बोलता उस अंदर से बहुत टूटा हुआ महसूस हुआ। जब दिल नहीं लग रहा मेरी आपी के बगैर तो उसे ले आए ना। उसके इसरार पर वो तंजिया मुस्कुराए। ज़बरदस्ती किसी को खुद से प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकते और ना ही खुद पर मुसलत कर सकते हैं। वो टूटे हुए बिखरे लफ्ज़ों में से बहुत कुछ जताता रहे। होली में से बिछड़ा हुआ वो इस होली में उसको बिछड़ा हुआ मजनून लग रहा था। मोहन सिल पर होती बैल ने उसे अपनी जाने मुतवज्जा किया। मोबाइल पर होती बैल ने उसे अपनी ताने मुतवज्जा किया। मुकाबले की बात सुनता वो अपनी जगह से उठा, दिल में जलता हुआ भाल किसी पर भी फटने को तैयार था। वो सुर्ख के लिए सबसे मुठियाँ भींचे हुए था। भाई आप उसे लेते आएंगे, मैं आ जाता हूँ। आपके साथ रहें। इस तरह आप किसी कैफियत में अपने सीने को मसलता वो बेचैनी से बोला। नायल उसे वहाँ घर पर ही रहने का बोलता, उसकी परेशानी जाहिर करता, उसे पुरसुकून करने लगा। मगर अब नयाब की हालत सुनता वो चाहकर भी खुद को पुरसुकून नहीं कर सका था। उसकी आप भी थी पूरी हवेली पर जैसे खैराम बनकर टूटती। फिर न चाहते हुए भी वो सब्र करने से कासिर थे। वो तो अच्छा था कि मजीद कुरैशी ने नायल को वहाँ रुकने का कहा था और उन्हें अच्छे से पता था कि जैसे ही सब कुछ तय था, वरना दामान तो गम गुस्से में सिना ताल्लुक़ का इज़हार करते। अब तो दामन छुड़ा चुका, जबकि पप्पू की तो हालत ही ख़राब हो गई। वो बस नीम बेहोशी में नायाब को याद करती तड़प रही थी। डॉक्टर ने उन्हें ज़बरदस्ती सुकून आवर इंजेक्शन लगाया था ताकि वो कुछ देर पुरसुकून रहे। और प्रीति चुड़ैल यहाँ बैठी कौन से चिले काट रही है? सिर्फ रबीशा के अकेले लॉन में बैठने पर टोन करता हुआ उसके साथ आ बैठा, जो उससे देखते आंसू साफ करती जबरन मुस्कुराई। तुम्हारे लिए काट रही थी ताकि तुम्हारी शादी जल्दी से हो जाए। तुम्हारी बीवी तुम्हें ना कुछ जाने चप्पाए पे देखना मज़े ले लेकर तुम्हें चढ़ाऊंगी। वो उसे देखती अपने पुराने वाले अंदाज में बोलती, उसे सदमे से दो चार कर गई। क्यों भाई, मेरे लिए क्यों जलादनी बीवी ढूंढोगी? मेरे लिए तो तुम ही काफ़ी हो। वो मुस्कुराते हुए जुमानी लबो लहजे में बोलता उसे खुद को घूरने पर आमादा कर गया था। बकवास बंद करो अपनी। वो सुर्ख चेहरे से तपी हुई बोलती वहाँ से जाने लगी, मगर सैफी तेज़ी से उसकी राह में हायल होता उसके कलाई को झटका देते अपने सीने से लगा गया। छोड़ो मुझे, छोटे छोटे अच्छे छोरे लड़के। वो उसके हिसार में फड़फड़ाती चलाई थी। चुड़ैल कहीं कि मेरे कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है क्या? वो उसके चलाने पर मजबूरी गुस्से से बोलता, उसके कान के करीब झुकता, उसके कान की लोग को लबों में दबाए उसे सिसकने पर मजबूर कर गया। पहली बार उसकी शरारत पर उसका रोम रोम सना उठा था। वो दिल पर हाथ रख अपनी तेज होती धड़कनों को सुन रही थी। जब सैफी मजीद कार्रवाई करता थोड़ा सा उस पर मजीद झुका। ये जो तुम्हारी धड़कनें धड़क रही हैं ना, गौर से सुनो इनको, क्योंकि मेरा नाम पुकार रही हैं और बस सिर्फ मेरा हक है। वो गंभीर लहजा अपनाता उसकी हवा सर्व करके वो अचानक इसके हिसाब में लड़खड़ाई थी तो फिर उसी की पुष्ट के गिर्द से हाथ गुजार कर एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा गया। जब भून और अनायत की जुमानी बातों वो मुड़ता उन्हें देखने लगा, जो मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहे थे। वो लैला मजनू बस कर दो, कम अज़ कम इस मुबारक महीने का ख्याल कर लो। इन दोनों की बात पर वो अभी उसे अपने हिसाब मेरी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। तुम्हें शर्म छोड़कर नहीं गुजरी? बेगैरत इंसान, मेरी बहन को मेरे लिए सामने ही इस होली में बेशर्मों की तरह खिकी करने लगे हो। इसकी नरम गिरफ्त छोटी तो रबीशा सुर्ख चेहरे से तेज़ी से वहाँ से भाग गई, जबकि उन्हें सैफी को पकड़ते उसकी गर्दन को दबोचे से आड़े हाथों लिया था। वो उसे हमेशा से ही सच करते आया था, लेकिन अब की बार उनकी थी, जिसे वो इस वक्त खूबी सर अंजाम देता, उसे खूब लेताड़ता रहा। दफ़ा हो पागल इंसान से भी इसकी बात और ज़मानी हरकतों से खौफ खाता। जल्दी से वहाँ से भागा, मगर उन भी आसानी से आज माफ़ करने के इरादों में नहीं था। तभी वो शरारतों नज़रों से देखता एक बार फिर उसके पीछे दौड़ा था। अनायल उसे लेकर हवेली पहुँच चुका। उसने सभी से अपनी की माफ़ी मांगी थी। वो शर्मिंदा थी और होती भी क्यों ना उसने जो कारनामा सर अंजाम दिए थे वो किसी खातिर भी माफ़ करने के लायक नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने अपने सीने को शादा करते उसे खुले दिल से माफ़ कर दिया।
फूफा भी उसे अपने दिल सीने से लगाए बैठी थी। वो नम आंखों से दरमान को देख रही थी जो डॉक्टर को लिए बाहर जा रहा था। इन लोगों ने उसका दोबारा चेकअप करवाने के बाद उसकी थोड़ी बहुत ड्रेसिंग भी की। गाल पर जो थप्पड़ पड़ा था उस पर नील का निशान बन गया। चलो भाई निकलो, सारे ने आराम करने तो। अम्मी हजू की बात पर सारे के बाद एक होते वहाँ से चले गए तो वो कमर सीधी करने की गर्ज से बेड से टेक लगा के सारी बातें याद करती उसकी आंखें एक बार फिर से नम होती दरिया झलम बहाने को तैयार थीं। दरमान गहरा सांस भरता अंदर दाखिल हुआ। उसे रोते देखकर वो जल्दी से चलता तक आया था। क्या हुआ नयाब? गाल पे जलन हो रही है, फिर टमी में? बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं? वो उसकी चुप का रोज़ा रखने पर कहा था झुंझलाता बोलना। तो मुझे माफ़ कर दे, मैं डैड के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे किसी की बातों पे यकीन नहीं। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपनी मॉम को गलत समझा, उन्हें बुरा भला कहा, यहाँ तक कि सभी लोगों को दुख पहुँचाया। मुझे सजा दे, मुझे वो दिलो जान से कबूल हो गई। नयाब उसके दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखते अपनी बात कहती, आंखें में फूट फूट कर रो दी। वो सच हवा की शपथ करता उसके हाथों को अपनी गर्फ में ले गया था। चुप कर, माना कि तुमने हम सब का दिल, लोगों का दिल दुखाया और हमें तकलीफ पहुंचाई, लेकिन ये खुशी भी तो तुमने हमें दी है ना। और यकीन जाने खुशी सब तकलीफ और दुखों का मदावा है। उसकी आंसू को उंगलियों के पोरों से साफ करता, उसकी हैरान नजरों से देखता, उसकी आंखों पर लब रखता, उसे मन के झुकाने पर मजबूर कर क्या कौन सी खुशी? वो हैरानगी से पूछती, इसके लबों पर मुस्कुराहट भी खेल गई थी। ये वाली खुशी। वो लब दबाता आहिस्ता से उस पर झुका। वो उससे झुकता देखकर आंखें मूंद गई, लेकिन जिस समय फेरी तो इस वक्त दौड़ी जब अपने पेट पर उसके लबों का पीपा नम्स महसूस हुआ। सच्ची वो अपनी हैरत पर अभी काबू न रख पाई। मुझी वो भी इसके अंदाज में कहता। उसकी नाक को लबों से छूने लगा और उसके बाद एक गाल से होता हुआ दूसरे गाल तक का सफ़र करता मूंछ और दाढ़ी की जुबान से उसे कसमसाने लगा। और दूसरी बार सज़ा तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तुम बहुत दोबारा मुझसे गलती से भी दूर जाने की गलती ना करो। वही सच है कि तुम ताव पर मेरे साथ बंदी रहोगी, जहाँ से मैं तुम्हें कभी रिहाई नहीं दूंगा। दरमान गंभीर भरी सरगोशी कहता अब की बार उसके चेहरे पर झुकता बेपाक से जसारत कर गया था। मॉम, डैड को कितने साल की सज़ा मिलनी है? उसने उसकी वापसी की भरी नज़रों को काबू में करने के लिए बेसाख्ता सवाल पूछा तो दरमान संजीदा होता उसने कहा, मैंने आपके रनायल भैया की बातें सुन ली थी। दरमान की उलझन को दूर करते उसने सच कहा। उम्र कैद की सज़ा? वो धीरे से कहता उसे सीने से लगा गया तो नया आप भी उपसरदा सी मुस्कुराते उसके गिर्द अपना हंसार कायम कर गया। जीत का दिन था और हवेली वाले अपने गम में त्यौहार बुरी तरह भूल बैठे थे, लेकिन छोटों ने उसे याद रखते अपनी पूरी तैयारियां कर रखी थी। अभी मर्द हजरात तमाशा फारिग होते घर आ रहे थे, जिनमें सिर्फ अव्वल दरमान था। इसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, जिस पर बाकायदा तौर पर ऊन अनायल और सिफी ने रिकॉर्ड लगाए थे, जिसे वो खुशी से कबूल कर रहा था। सामने इसकी मतजान सोफे से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। वो सलाम करता सबसे ईद मिले इस तक आया जो उसे देखते उठ खड़ी हुई थी। सभी मर्दों ने वाइट जबकि ख़वातीन ने ब्लैक कलर की ड्रेसिंग कर रखी थी, जो कि छोटों ने अपनी मर्जी से ऑनलाइन ऑर्डर की थी। मुबारक बेगम वो मुस्कुराते हुए थोड़ा उसके करीब हुआ तो वो बाकी सबकी मौजूदगी से खाइफ खाती उसे थोड़ी सोफे से उखाती उसे घूरते हुए सोफे से जा लगी, जो ढीठ बना उसे शर्मिंदा करने पर तोला हुआ था। खैर मुबारक वो जबरन मुस्कुराती पीछे हटने लगी, लेकिन वो किसी की परवाह के बिना उसे खड़ा उसे अपनी सीने से लगा गया। जहाँ छोटों ने मुस्कुराते उसे सोमाइनी जुमले कसे, वहीं बड़ों ने चेहरा झुकाते कोई जगह ढूंढनी चाहिए थी। गले मिलकर ईद मिलनी चाहिए बेगम। उसके बारे लटों को पकड़ कर कान के पीछे अड़सते उसे तायद करता बताने लगा। भाईजान की बात भला भाभीजान को कैसे पता होती? वो तो दूसरे मुल्क में रहती हैं, उन्हें क्या पता पाकिस्तान में कैसी ईद मिली जाती है। उन्हें शरारत से कहते दोनों पर नजर डाली। जब नया इन दोनों को घूरती फ़ौरन वहाँ से अपने कमरे में भागी थी। कहते मेरी खूबसूरती बीवी को नाराज़ करती। दरमान मस्ती गुस्से से कहकर उसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारते ऊपर की जानिब भागा। पीछे सभी ने मुस्कुराहट दबाते इन लोगों को दायमी खुशियों की दुआ की थी, जिनमें नजीना बेगम भी शुमार थी। बाबा अब तो हमारी रुखसती का सोचें, ये ना हो कि ख्वाब देखते मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं। उन्हें बालों में हाथ फेरते हुए मस्कीन से शक्ल बनाते कहा तो बाबा ने मुस्कुराते हुए एक नज़र साथ खड़े सिफी पर डाली। तुम्हारी रुखसती और सिफी का निकाह साथ ही रुख रखा है हमने। उनकी बात पर जहाँ खुशी से सिफी की बाँझी खोली थी, वहीं रबीशा सुर्ख चेहरा लिए नजीना का ऋषि के सीने में अपना पना लिए उसकी शरीर सी नज़रों से बचने की कोशिश में थी। अब्राहिम नाराज़ होकर अपने काम के सिलसिले में गया हुआ था और उस दिन के बाद से उसने ना तो घर कॉल की थी और ना ही को मैसेज। मिसेस वकार ने शौहर से पूछा तो उन्होंने खड़ी खड़ी सुनाते उन्हें सच से आगाह किया तो वो दिल महसूस कर रह गई थीं। टीवी पर नशर होती खबरें तो इंसान के दिल पर छुरियां चलाने के मुतरादिफ होती हैं। अभी भी टीवी पर नशर होती ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रही थी। जहाँ एंकर पर चढ़कर बोलने में मसरूफ़ था कि रात की तन्हाई में बहू ने ससुर और शौहर की गैर मौजूदगी में सास को छुरी के तशद्दुद से घायल कर दिया। वो तो पहले ही सोच कर हल्कान हुए जा रही थी। इस खबर पर मज़ीद खबर आई, तुम इब्राहिम की शादी अपनी मर्जी से करना चाहती थी ना, तो कर लो, कोई मसला नहीं। वो एक दो दिन बात नहीं करेगा, लेकिन बाद में वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। सरोज बेटी की भी कोई परेशानी नहीं रहेगी, रोएगी चलाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी? तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। और इस बात का भी क्या भरोसा है कि तुम्हारी मनचाही बहू तुम्हें रात के अंधेरे में कोई नुकसान न पहुँचाए। उन्होंने बीवी के डरे सहमे चेहरे को देखते बात को मजीद को रेदा तो उनका दिल दहला। अल्लाह ने करे मेरे मरे दुश्मन
अल्लाह न करे मरे मेरे दुश्मन। वो दिल पर हाथ रखती घबराई से बोली और कब्र से चादर निकालती उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ली। सर उसके सर हुई थी। शौहर को गए हुए कितने दिन हो गए थे। उसने बात करने की सहमत न की तो कम अज़ कम तुम ही कर लेती। माना कि नाराज़ हुआ है पर मना लेती। इतना भी नहीं हुआ तुमसे। वो गुस्से से कहती अपनी भड़ास निकालती हुई बोली। सरूस हैरान परेशान से इनकी बातें समझने की कोशिश में थी। आली और पापा मुस्कुराहट दबाते सांस बहू की गुफ्तगू से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, जबकि शुजा कहीं गया हुआ था। ईद का दिन है बनो समरो। सिर्फ इस मेहंदी लगाने से क्या होता है? शादीशुदा हो, खुद को शौहर के पसंद नापसंद में ढाल कर रखो, उसे अपनी तरफ राग़िब करो। वो यकीनन यहाँ उसकी पूरी क्लास लेने के चक्रों में थी, जबकि उसका लहजा देखते सरोज को गश खाने को थी। इसे मेहंदी भी आलिया ने ज़बरदस्ती लगवाई थी और ड्रेस उसने पहना नहीं था। बस जब से आई थी इब्राहिम के रवैये के बारे में सोचे जा रही थी। आज ही सूरज कहाँ से निकला है चचा जान? शुजा जो अभी घर के अंदर दाखिल हुआ था वो यकीनन उनकी गुफ्तगू सुन चुका था। अभी मुस्कुराहट बात उनसे पूछने लगा, तुम तो मियाँ रहने ही दो, तुमसे भी इतना नहीं हो सका कि बीवी के दोस्त के कान खींचते उसे वापस घर ला सको। उनकी तोबों का रुख अब की बार उसकी तरफ था, जिस पर वो अपनी बारी के आने पर गड़बड़ा सा गया। अरे चची जान बेफिक्र रहें, देखें सुलू के पट्टे को कानों से पकड़ कर लेकर आया हूँ। अब आपकी मर्जी उसे दीवार में चनवाएं या उसे संसार करें। अपने पीछे ठहरे इब्राहिम को बाजू से पकड़कर उनके सामने करता उन्हें मुख्तलिफ किस्म के ऑफर्स दे रहा था। मेरा बच्चा मेरी जान, वो आप दीदा होती उनकी जानिब लपकी तो वो उन्हें अपनी सीने में भींचे एक नज़र सरूज पर डालने लगे, जो उसे देखते खफासी होकर अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। इतना परेशान क्यों हो रही हैं अम्मा? आपके कहने के मुताबिक आपकी पसंदीदा बहू लेने गया हुआ था। वो शरारत से कहकर सब लोगों से मिलकर सोफे पर टिक कर बैठ गया। मुझे नहीं चाहिए कोई दूसरी मेरे लिए तो एक सरूसी काफ़ी है। वो उसे बताती मुस्कुराई। अम्मा आप ठीक हैं? आपके अंदर की चलादनी रूह कहीं आपके जिस्म को छोड़कर तो नहीं चली गई? इब्राहिम मुस्कुराहट दबाते उन्हें संजीदगी से कहता उन्हें गुस्सा दिला गया। नाहंजाज कहीं कि शर्म नहीं आती अपनी जन्नत के बारे में ऐसी बात करते हुए। वो उसके कंधों पर हल्का सा थप्पड़ मारती मसनूई रूप से कहने लगी, जहाँ मेरी बहू नाराज़ हो गई उसे मनाकर यहाँ ला। मैंने तेरे दिमाग में अपने तरीके से दुरुस्त करना है। उसे सरूज के कमरे की तरफ भेजकर आलिया की तरफ मुतवज्जा हुई। कुछ बनाया है ये? बस सिर्फ मुई बना रही हो? माँ की सख्त आवाज़ पर आलिया सटपटाई। अम्मा बनाया है ना, बैठे मैं सर्व करती हूँ। वो जल्दी से बोलकर किचन में भागी, जहाँ शुजा भी मुस्कुराता उनके पीछे किचन में चला आया। ईद नहीं मिलोगी? शौहर से वो जज्बात लटाए लहजे में बोलकर उसे खुद की तरफ मुतवज्जा करने लगा। ईद ही नहीं दी तो ईद क्यों मिले? वो भी मसरूफ़ सी बोलती सेटअप करने में मसरूफ़ थी। तेज़ तेज़ सांसें लाने लगी। पहले ईद मिली जाती, इसके बाद ईद ही देते हैं। वो उसके सर पर हल्का थप्पड़ मारते खफगी से बोला, नहीं पहले ईद ही चाहिए, उसके बाद देखेंगे। वो इतरा कर कहती डोंगे उठाए वहाँ की जानिब चलती। पीछे शुजा ने गुस्से से उसकी पुश्त को तका। ईद तो मिल लो, बाद में ईदी भी ले लेना। वो उसके किचन में जाने पर अचानक इसे बाजू से पकड़कर सीने में भींचता हिसार तंग करने लगा। ये क्या था? वो दहल कर दिल पर हाथ रखती से पूछने लगी। जब बीवी काबू में न आए तो ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं। उसके माथे पर बोसा देता शुजा मखमूर लहजे में कहता उसे खुद में गुम करने लगा। वो चंचलाकर उसके हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर वो उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। उसने कमरे में कदम रखा तो उसे कहीं दिखाई ना दी थी। वो सांस खारिज करता बेड पर बैठता उसके वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगा। चंद मिनट गुजरने के बाद वो वॉशरूम से निकली। नया जोड़ा जिप्तन किया हुआ था, जबकि बालों को कैचर में बांध रखा। उसे इग्नोर करती वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होती। कान के बंदे पहनने लगी। एक पहन लिया था जबकि दूसरा भी पहन रही थी कि वो चलता हुआ उस तक पहुँच उसके हाथ से लेता खुद पहनाने लगा। इब्राहिम के हाथों का लम्स कान और गर्दन पर महसूस किया। उसका सांस सीने में ही अटकने लगा। वो बेरुखी से नम आंखें लिए वहाँ से पलटने लगी, मगर इब्राहिम उसकी कलाई पकड़कर उसे चूड़ियाँ पहनाने लगा। फिर उसका कैचर निकालता उसके बालों को कंधे पर फैलाता। उसकी गमगीन आंखों को देखते उसने तड़प कर सरोज का चेहरा अपनी तरफ मोड़ते उस पर लब रखे थे। क्यों मेरी मासूम सी आंखों पर बेता तशद्दुद कर रही हो बेगम? चले साहब मैं यहाँ से, मैंने आपसे बात नहीं करनी। वो खफके और गुस्से की मिली जुली कैफियत में कहती रोते हुए सोफे पर बैठती उसे पीट के बैठी थी। एक तो शौहर इतने दिनों बाद घर वापस आया है, उसे मनाने के बजाय खुद उठ कर बैठ गई हो। ये नहीं क्या कि ईद का मौका है, बन समझ कर उसे ईद ही मिल लूँ। इब्राहिम उसके कंधे से लककता खफक से बोला तो वो ईद उसकी गुस्से से उसकी तरफ मुड़ती उसके कंधे पर मुक्का जड़ गई। मैं कितना रोती रही हूँ आपकी बेमुरवती याद कर कर, आपने एक कॉल भी नहीं की। वो सुन करती उसे सीने से लगाने पर मजबूर कर गई। आलिया रोज़ तुम्हारी तस्वीर और वीडियो चुपके से मुझे भेजती थी। इब्राहिम लब दबाता बोला तो वह झटके से सीधी होती उसे घूरने लगी। यार इतने दिन तुम्हारे देखे बिना गुजारे नहीं होता, समझा करो ना। वो मासूम बना मस्कीनत भरी नज़र बनाए उसकी हंसने की वजह बन गया। मेहंदी तो देखते तो अब की बार वो उसके दोनों हाथ थाम कर उसकी मेहंदी से सजी हथेलियाँ देखने लगा। क्यों आलिया ने मेरी मेहंदी की पिक्स नहीं भेजी थी आपको?
वो मुस्कुराहट दबाते गोया हुई तो इब्राहिम की इसकी शरारत समझता हथेलियों पर लब रख गया। नहीं ना, नहीं भेजी थी उसने, और उस दिन मैंने तुम्हारे साथ मुझसे गुस्से से तुम्हारा हाथ झटका था ताकि अम्मी समझे मैं तुमसे नाराज़ होकर चला गया, और हुआ भी ऐसा। और इन सब के पीछे हम लोगों का सोचा समझा प्लान था। वो अपनी नाराज़गी से पर्दा उठाता उसे शॉक कर गया। क्या? वो हैरान होती पूछ बैठी। हाँ, इन सब में तुम बेखबर थी। देखो अब अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक है। वो तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करने को राज़ी हो गई और सच्चाई से कहता उसे नाराज़ करके बात मत करे मुझसे। वो इतना कहकर नाराज़गी से उठी, लेकिन बर वक्त इब्राहिम उसे खुद पर कुराता उसे हका बका छोड़ कर बात कौन करना चाहता है, मैं तो ईद मिलने लगा हूँ। इतना कहकर इब्राहिम शरारत से मुस्कुराता उस पर झुकने लगा तो वो कोई और राह फरार ना पाते हुए इसी के ही सीने में छुपने लगी। आसमान पर गम के बादल छुट चुके थे और हर तरफ अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी, और बेशक गम के बाद आसानियाँ होती हैं। ख़त्म शुद्ध ख़त्म शुद्ध। उम्मीद है आप लोगों को लाइट सा क्यूट सा नॉवल अच्छा लगा होगा। स्टोरी कैसी थी कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैंने तो खैर एंड से पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने अपना रिव्यू लाजमी देना है। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।